सॉरी, वो Assalamualaikum बाय warahmatullah. मिस्टेक ऑन हो गया। We'll officially वालेकुम begin the अस्सलाम। session. तो anybody else कोई सवाल है बायस के ऊपर तो हम fallacies पे शुरू करते हैं. अच्छा, सुभान अल्लाह, मैं उसी को फॉलो करूंगी क्वेश्चन को। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अभी कोई इंटरव्यू देख रहे हैं और हम उसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का मैं कोई देख रही थी, रिप्लाई दे रहे थे वो किसी जर्नलिस्ट को, तो ये सेज के मतलब उन्होंने बात इस तरह की हुई है कि कोई भी पीस के हवाले से कोई काम करने होते हैं तो यूएस हमेशा उसमें पेश होता है और यानी ऑलवेज अपने आप को सेल्फ प्रेज कर रहे होते हैं यूएस को। तो अगर मैं उनकी बाकी स्पीचेस और सब जगह पे ये खास पैटर्न नोट करूं, फिर मैं कह सकती हूँ कि ये मे बी नेशनलिस्टिक बायस है। सिर्फ हाँ ये एक तो उस पर मैं नहीं कर हाँ सकती बिल्कुल नहीं. ऐसी। एक बार भी बोलेंगे तो आप फैक्ट चेक करेंगे ना भाई. जो बात कह रहा है कोई भी इंसान को भी बात करता है उसके पीछे फैक्ट क्या है. अगर आपको फैक्ट दिख रहा है और उसमें भी कुछ बायस आपको नहीं दिख रही कि भाई किसी रिसर्च पेपर में भी जहां से हम फैक्ट्स निकालते हैं वहां पे भी तो हो सकती है ना बायस. तो हर जगह आपको चेक करना है कि उसको क्या सपोर्ट कर रहा है. मतलब व्हाट आर द फैक्ट्स. अगर कॉन्ट्ररी फैक्ट्स हैं या तो इनसफिशिएंट फैक्ट्स के बेसिस पे वो कोई बात कर रहे होते हैं या तो फिर बिल्कुल ही आउटरेजेस बात कर रहे होते हैं. खैर पॉलिटिकली इतनी आउटरेजेस बात नहीं करते. वो स्क्यूड एक आपको नजरिया दिखा रहे होते हैं दूसरी तरफ को इग्नोर करके कि भाई दूसरा कोई साइड है ही नहीं, बस यही ऐसी को देखो यही वाली पिक्चर है. फ्रेमिंग कर रहे होते हैं ना वो और आपके ठीक अपील टू इमोशंस कर रहे होते हैं. रेपुटेशन होना या कोई इसकी ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर कोई लॉजिकल पीछे रीजनिंग नहीं है और एक बंदे का आपको वो बिहेवियर नजर आ जाता है, बट दैट्स बिल्कुल कंसिडर्ड अ बायस। ठीक जी है, जी जज़ाकल्लाह जी. खैर, आप प्लीज शुरू करें। ओके तो ये हम लोग ने बायसेस एंड फैलेसीज का ये सेशन था. बायसेस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं. उसके मैं कुछ फॉलो अप सवाल ले रही थी अभी किसी को अगर कोई जिन्होंने अटेंड किया हुआ है वो सेशन उसमें अगर उनको कुछ इशू है. और अब हम फैलेसीज की तरफ जाएंगे. जिन्होंने बायसेस नहीं अटेंड की हुई कोई इशू नहीं है. आपका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बट आप देख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. ओके नेक्स्ट स्लाइड इरम. अच्छा पहले तो ये समझते हैं कि फैलेसी होती क्या है. बेसिकली जब आप अपनी जैसे आपने कोई ओपिनियन दिया, आपने कोई क्लेम किया, आपका कोई एक नजरिया है, यू हैव अ व्यू ऑन समथिंग, उसको जब आप प्रेजेंट करते हैं ना तो सामने वाले के जहन में नेचुरली एक सवाल आता है कि क्यों, व्हाई, एक्सप्लेन, व्हाट इज योर रीजनिंग. तो वो रीजनिंग जो आप देते हैं ना उस रीजनिंग में कभी कभी वो परफेक्ट नहीं होती और उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन होता है. और वो रीजनिंग में अगर कोई भी फॉल्ट हो उसकी वजूहत क्या होती है वो हम भी देखते हैं. बट अगर उस रीजनिंग में कोई फॉल्ट है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज देयर इज अ फैलेसी इन दिस रीजनिंग, इन दिस आर्ग्यूमेंट. अच्छा तो अगर आपने बिल्कुल सामने वाला सुनने वाला नहीं सोच रहा है ना तो उसको लगेगा कि भाई कभी कन्विंसिंग सी बात कर रहा है क्योंकि हो सकता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो या वो बड़े पढ़े लिखे साउंड कर रहे हो. तो आप नहीं देखते होते. मगर अगर आप वाकई उसके ऊपर गौर करते हैं तो उसको अगर टेस्ट करते हैं, उसको अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उसमें 4-5 सवाल आप पूछ लें तो वो उनके आर्ग्यूमेंट ब्रेक डाउन कर देता है, कर जाता है. तो काफी लोग फैलेसीज में क्यों पहुंचते हैं. राइटर्स भी मतलब फैलेसी तो एक वो है ना रीजनिंग, उसको आप वर्बली कॉन्वर्सेशंस में भी स्पॉट कर सकते हैं. और क्योंकि हम राइटिंग के उसके अंदर हैं सेमिनार में तो वी से कि राइटिंग में भी यू कैन फाइंड दीज. एक तो फैलेसीज का रीजन होता है कि पुअर लॉजिक होता है आपके, मतलब आपने जो भी लॉजिक दिया हो ना वो लॉजिकल है नहीं, दैट्स अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट. या तो फिर आप एविडेंस के तौर पे कोई ना कोई इमोशन लेके आ रहे होते हैं. जैसे आपने कोई इमोशनल दलील दे दी बट उसके पीछे फैक्ट्स नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने सामने वाले का इमोशन ट्रिगर करा दिया कि भाई ये क्योंकि इमोशन ये ट्रिगर कर देती है ये बात तो इस बात को मान लो. लेकिन वो फैलेसी होती है वहां पे. या तो फिर वो सामने वाला अपनी बात मनवाना ही उसका सिर्फ मकसद है कि मेरी बात मान ली जाए. तो वो अलग अलग टाइप के ट्रिक्स, कुछ नेचुरली कुछ सीख के, कभी कभी डिबेटर्स वो ट्रिक्स लगाते हैं ताकि आप बस जीत जाए वो आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि मेरी बात मान ली जाए और मैं सही साबित हो जाऊं. लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते कि क्यों आपकी बात मानी जाए. तो फैलेसी एक समझ लें जैसे वीक ब्रिज होता है. आपका पॉइंट और सामने वाले का जहन के बीच में आपने एक ब्रिज डालना है कि कंक्लूजन तक पहुंचा दें आप सामने वाले को अपनी बात के ऊपर. लेकिन वो ब्रिज के ऊपर आप थोड़ा सा भी वेट डालें तो वो कोलैप्स कर जाता है. बेसिकली इट्स अ वीक ब्रिज बनाया हुआ आपने. अच्छा अब लोग कभी कभी कहते हैं कि आपकी रीजनिंग में मिस्टेक है. रीजनिंग क्या चीज होती है. रीजनिंग मतलब आप रीजन दिया करते हैं कि इट इज द
इट इज द वे वी कनेक्ट थॉट्स टू रीच अ कंक्लूजन। मेरी बात को के ऊपर मैं अपनी थॉट प्रोसेस में ही सही अगर एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, एक क्लेम मैंने किया है, एक बात मैंने रखी है सामने, तो वो क्या सोच के, मेरी क्या थॉट प्रोसेस थी, मैंने कौन से एविडेंस लेके आई, क्या रीजनिंग डाली, क्या लॉजिक डाला, वो सारी चीजें, उन सारी मंतक को हम रीजनिंग कहते हैं। तो एक बहुत आसान तरीका है जो कभी कभी आपको एक्सप्लिसिटली यूज हो जाता है वर्ड, होता है बिकॉज। क्यों, क्या क्यों के जवाब में हम जब भी बिकॉज या तो आप लिख रहे होते हैं या ये अंडरस्टूड होता है कि आप बिकॉज के आगे अपनी रीजनिंग दे रहे होते हैं। अब जैसे इट रेन्ड बिकॉज वी प्रेड। अब इसके पीछे हमें लॉजिक नहीं दिख रहा, क्योंकि रेन से प्रेड का क्या है, हो सकता है इसके पीछे, हो सकता है आपकी प्रेयर की वजह से रेन आए, बट आपको अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो सामने वाले तो आपको कहेगा कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मतलब लॉजिकली आपने नहीं समझाया हुआ उनको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, वी नीड मोर स्कूल्स बिकॉज एजुकेशन क्रिएट्स जॉब। अब यहाँ पे ये एक लॉजिकल सा मतलब लग रहा है, क्योंकि भाई स्कूल होंगे तो पढ़ाई होगी, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, तो तो इट मेक सेंस, आपने रीजन जो दिया है दैट इज लॉजिकल। तो रीजनिंग इज सिंपली द बिकॉज पार्ट ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट्स। फैलेसीज हमें, ओ सॉरी, इरम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ है तो पूछ लें। अच्छा चलें। वाई फैलेसीज मैटर इन राइटिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं फैलेसी, और इसको इंश्योर करना कि हमारी राइटिंग में फैलेसीज नहीं है, ये क्यों जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते ना, आपने कोई भी बात की है, तो आपका फैलेसीज अगर उसके अंदर होंगी ना, तो आपका आर्ग्यूमेंट वीक होगा और लोगों को कंफ्यूजन होगा, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, और आप खुद बहुत बायस दिखेंगे या आप अनफेयर दिखेंगे कि आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, बट क्यों मनवाना चाह रहे हैं आप बता नहीं पा रहे हैं, तो यू आर प्रोबेबली बीइंग अनजस्ट। हो सकता है आपका इंटेंशन ना हो सकता है आपको खुद जहन में क्लैरिटी हो, लेकिन जो आप लिख रहे हैं, जो आप बयान कर रहे हैं, उसमें अगर आपने ऐसे अल्फाजों का यूज किया है जिसमें फैलेसी सामने वाला स्पॉट कर लेगा, तो आपकी ब्रांड इमेज ही डैमेज होगी ना। बेसिकली हम क्योंकि मुसलमान हैं और हम लोगों को दावत ठीक से नहीं दे पाते, हम उनको इस्लाम नहीं समझा पाते लॉजिकली, तो सामने वालों को लगता है कि ये बहुत ही इनकी इनकी बिलीफ में कोई दम नहीं है, हम अपना ब्रांड डैमेज कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि हम नहीं अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स दे पाते हैं। और फैलेसी जो लोग अवॉइड करते हैं, जिनको इन बात का इल्म है, उनके उनके साथ कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि भाई उनके रीडर्स उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, और दे साउंड वेरी क्लियर एंड वेरी प्रोफेशनल। वो मतलब पूरी पिक्चर आपके जहन में क्लियर करवा पाते हैं, और वो जब वो परसुएट करते हैं आपको, आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो लॉजिक्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ना कि ट्रिक्स यूज करते कि भाई इमोशंस के थ्रू कर दो, या फियर के थ्रू कर दो, या कुछ इधर उधर की बात करके अपनी बात मनवा लो। ये सब नहीं कर रहे होते, वो सीधा आपको लॉजिक दे रहे होते हैं। दैट्स हाउ दे बिल्ड ट्रस्ट। अभी आती कहाँ से है फैलेसीज, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बायसेस और फैलेसीज के बीच में, क्या दोनों एक ही चीज है, क्या वन लीड्स टू द अदर, व्हाट्स द कनेक्शन। तो उसको समझ लेते हैं कि वेयर डू फैलेसीज कम फ्रॉम। कभी कभी कुछ फैलेसीज के पीछे बायसेस होती हैं। बायसेस ऑफ कोर्स आपका ये मेंटल हैबिट्स होती हैं जो आपने डेवलप कर ली होती हैं, जिसकी वजह से टिल्टेड थिंकिंग होती है आपकी, कि एक ही तरफ आपका झुकाव होता है, वहीं से आप अपनी बात कर रहे होते हैं। या तो फिर आपकी कभी कभी बायसेस इसलिए भी होती हैं कि आप इतने लेजी होते हैं कि आपने क्रॉस क्वेश्चन की ही नहीं होती चीज, किसी ने कह दिया बस मान लिया, मान लिया तो मान लिया, और कभी इसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, तो इट बिकम्स अ हैबिट टू थिंक अबाउट इट सर्टेन थिंग द सेम वे। बचपन से आप एक ही चीज सोच रहे हैं, एक ही तरीके से किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ फैलेसीज के पीछे बायसेस होती है, और कुछ फैलेसीज के पीछे लेजीनेस होती है कि भाई समथिंग साउंड गुड, तो ठीक है, सही कहा होगा, क्या इतना सवाल पूछना। हम सवाल पूछने वाला मुल्क नहीं है ना, बहुत बेसिकली हम नहीं सवाल पूछ रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हाँ ठीक है होगा, अब क्या इतना सोचूं, 10 मिनट सोचना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा, 15 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, छोड़ो, तो ठीक ही होगा, मतलब कह दिया तो किसी ने, मान लेते हैं उनकी बात। हम ऐसे ही मान लेते हैं ना काफी लोगों की बात बिना उनसे सवाल पूछे हुए। और कभी कभी डेलिबरेटली, मतलब लोगों को जिनको फैलेसीज का इल्म होता है, या कुछ के पास अगर नहीं भी होता है, तब भी वो डेलिबरेटली, उनको पता होता है कि उनकी बात में दम नहीं है ना, वो रीजंस ला सकते हैं जिससे वो अपने बात को कन्विंस कर पाए, तो वो जान के कुछ फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं। एड होमिनम है, रेड हेरिंग है, हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। व्हाट अबाउटिज्म है, काफी सारी ऐसी फैलेसीज हैं जो आपको प्रोफेशनल डिबेट्स में, और स्पेशली वो डिबेट्स जो प्रोपागेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, जैसे न्यूज वगैरह में, और जो काफी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस्लाम के खिलाफ काफी बात करते हैं, उनकी अगर आप डिबेट सुनेंगे ना टॉक शोज पे, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ हर दूसरे सेंटेंस में उन्होंने किसी
फैलेसी का इस्तेमाल किया है। अब ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको पता होता है फैलेसीज क्या होती हैं, तो वो जान के अपनी बायस में या अपने सबकॉन्शियसली ये चीजें नहीं कर रहे होते, वो बकायदा ये चीज कर रहे होते हैं। तो अगर हमें पता होगा तो वी कैन वी कैन स्पॉट देम कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, आपने ये फैलेसी की है, तो वहीं पे आप उनको काउंटर कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपको स्पॉट करना आ जाए। और अब भले ही आपके पास उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ना हो, लेकिन आप उनकी फैलेसी जरूर ढूंढ सकते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी बात की क्रेडिबिलिटी आप तक अगर आपने काउंटर नहीं किया तो उनकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहेगी ना फिर। तो उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन करना भी जरूरी है, उनकी एज एन उनके बात की, यू आर यूजिंग दिस बायसेस, यू यूजिंग दिस फैलेसीज। तो दैट्स वन वे टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग मैनिपुलेटेड। हम अगर इतने आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, दैट्स बिकॉज हम उनकी बायसेस और फैलेसीज स्पॉट नहीं कर पा रहे होते हैं, और हम इमोशनल तरीके से सोच रहे होते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं बायस और फैलेसी में। बायस एक मेंटल हैबिट होती है, इट इज हाउ वी थिंक, एंड फैलेसी इज द विजिबल रीजनिंग मिस्टेक। आप जो बात कर रहे होते हैं, आपकी बात में, आपके आर्ग्यूमेंट में जो हमें रीजनिंग का फ्लॉ दिख रहा होता है, वो फैलेसी होती है। दे आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट द सेम थिंग। सम फैलेसीज ग्रो आउट ऑफ बायसेस एंड सम फैलेसीज आर यूज्ड ऑन पर्पस। आप बायस नहीं भी होते तब भी आप उसको एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो सामने हर कोई जब आप कभी देखें कुछ बड़े क्रेडिबल स्पीकर्स भी आपको दिखेगा कि वो फैलेसीज यूज कर रहे होते हैं। उनका स्पेशली अगर वो पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि भाई सामने वाले को लॉजिक समझ में नहीं आना, तो कोई ना कोई उनका इमोशन इवोक करते हैं, ताकि कोई आपका हो सकता है मकसद भी अच्छा हो, आपकी नीयत भी अच्छी हो, आपके बायस नहीं भी हो, तभी आप कभी कभी कुछ फैलेसीज का इस्तेमाल करते होते हैं। सो यू नीड टू नो बोथ साइड्स ऑफ हाउ टू यूज इट। और फिर कुछ बायसेस जो होती हैं वो हिडन रहती हैं और कभी फैलेसीज नहीं बनती, क्योंकि आपके अंदर बायस होती है, आपको पता है वो बायस है, बट आपने कभी बयान नहीं की ना, तो हम कैसे कैसे पता कर पाएंगे कि आप बायस्ड हैं कि नहीं। वो आप जब बयान करेंगे तो आपके बयानिया से ही पता चल सकता है, राइट। ये डिफरेंस होता है। इजी फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम देखा था बायसेस का, कि इट इज अ थिंकिंग टिल्ट, एक झुकाव होता है। सीसॉ बेसिकली आपका बैलेंस रहना चाहिए दोनों तरफ, अगर एक तरफ ज्यादा कहीं पे भी झुकाव है तो कोई ना कोई वहां पे बायस है। फैलेसी इज अ रीजनिंग एरर, आपके आर्ग्यूमेंट में आपने कोई लॉजिकल रीजनिंग एरर किया हुआ है। अब उसके पीछे रीजन जो भी है, बायस भी हो सकता है, लेजीनेस भी हो सकती है कि आपने सही से लॉजिकल थिंकिंग की ही नहीं, या फिर आप डेलिबरेटली भी कर सकते हैं। सो तो बायस में फीड फैलेसीज, बट दे आर नॉट ऑलवेज वन टू वन। किसी का सवाल है तो पूछ लें, कुछ कमेंट्स शायद आ रहे हैं। हम ना इसका क्या मतलब, बट दे आर नॉट ऑलवेज वन टू वन? वन टू वन मतलब दोनों एक ही चीज नहीं है, मतलब ये है कि हर फैलेसी के पीछे जरूरी नहीं है कि बायस हो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, लॉजिकल एरर भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो और सकता है। ना एक ना यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे तो आंसर कर दिया काफी लोगों ने, लेकिन उन्होंने ना पूछा हुआ है कि हाउ वुड यू डिफाइन फैक्ट? हम अगर मुसलमान हैं, हमारे लिए आसान है कि कोई भी फैक्ट साइंस के थ्रू आए या किधर से भी आए, अगर हमें इतना इस्लाम आता है कि हम इस्लाम से उसको देख सकते हैं कि वो रिपग्नेंट टू इस्लाम नहीं है, तो उसको फैक्ट मान लें। वो नहीं है तो उसको हमेशा प्रोबेबिलिस्टिकली ट्रू माने, उसको हो सकता है सही है, उसको हुस्न-ज़न जरूर दें, अगर किसी क्रेडिबल सोर्स ने, किसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, किसी स्टेटिस्टिक्स के थ्रू आपके पास वो बात पहुंची है। लेकिन अपना ज़हन हमेशा ओपन रखें कि भाई ये चीज़ अब तक सही है, कभी भी जाके ये गलत प्रूव हो सकती है। साइंस भी बाय द वे किसी भी फैक्ट को 100% फैक्ट नहीं मानता, कहते अभी तक हमें ये पता है। क्वांटम फिजिक्स आ गई तो पुरानी सारी फिजिक्स उनकी क्वेश्चन में आ गई, दे आर नॉट फैक्ट्स एनीमोर, नाउ क्वांटम फिजिक्स इज अ फैक्ट। उसके ऊपर कुछ और बात आ जाएगी तो वो भी फैक्ट नहीं रहेगा। तो एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिस्टिकली ट्रू। अगर आपको ये पता करना है कोई चीज वाकई फैक्चुअल है, 100% बिल्कुल हक बात है, तो हक बात तो सारी की सारी कुरान के अंदर है, वहां से आप डिराइव करेंगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस हो सकता है कि भाई ये बात सही है। जो हमारे एज मुस्लिम हमारे पास यही कंक्लूजन है। एज वेस्टर्नर्स ऑफ कोर्स कोई साइंस की बैकिंग लेता है, कोई किसी चीज की बैकिंग लेता है, बट यस, दिस इज द बेस्ट आंसर दैट आई हैव। चलें आगे बढ़ते हैं, किसी का सवाल नहीं है तो। अभी तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? जी, क्लियर है। अच्छा, अब हम बहुत कॉमन जो हमारे माशरे में फैलेसीज हैं और जो राइटिंग में हमें बहुत ज्यादा दिखती हैं, उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक होता है एड होमिनम। एड होमिनम एक लैटिन वर्ड है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इंसान को अटैक करें, ना कि उनके आर्ग्यूमेंट को। तो अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब है? तो मतलब यह है कि वाई शुड वी टेक हिज एडवाइस ऑन ट्रैफिक रूल्स, मतलब हम किसी फला शख्स की एडवाइस ट्रैफिक रूल्स पे क्यों लें।
आप उनकी एडवाइस को बेसिकली डिसमिस किस बेसिस पे कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि ही कांट इवन ड्राइव प्रॉपर्ली। कोई बंदा अगर सही से ड्राइव नहीं कर सकता, तो क्या जरूरी है कि वो सही एडवाइस भी नहीं दे सकता ट्रैफिक के बारे, रूल्स के बारे में? अलग चीज है ना, इंसान खुद में जो भी हो, अगर शैतान भी आपको सही एडवाइस दे रहा होता है ना, तो एडवाइस उसकी सही हो सकती है, भले ही वो खुद जैसा भी हो। तो जज मतलब आपने एक आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ से जज करना है, ना कि उस बंदे के बैकग्राउंड के थ्रू, अनलेस कोई उसमें कोई जैसे कोर्ट केसेस होते हैं वगैरह, बहुत ही टेक्निकल फील्ड होती हैं जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया होता है। वहां पे आपको एक बार जरूर देखना होता है कि वो सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट यूजुअली आमतौर से जब हम कॉमन चीजों के बारे में, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो कोई भी इंसान ओपिनियन में सही हो सकता है अगर वो अपनी रीजनिंग लेके आ रहा है, अपने लॉजिक लेके आ रहा है और क्लियर बात है और सही बात है। तो जस्ट बिकॉज एक फलां शख्स ने कही है और उसकी क्रेडिबिलिटी और इमेज खराब है, तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे? अगर ये आपका रीजन है उसकी बात ना मानने का, तो ये एक एडहोमिनम अटैक आप कर रहे हो बेसिकली उनके ऊपर। एडहोमिनम अटैक जाहिर है जो बंदा खुद ही क्लेम कर रहा होता है वो नहीं करता, उसको सुनने वाला उसके ऊपर काउंटर जब देता है ना, वो उसके ऊपर एडहोमिनम अटैक कर रहा होता है। तो इग्नोर मतलब किसी फला लेडी ने कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की, तो आपका रिस्पांस के ऊपर जैसे ये हुआ कि इग्नोर हर टॉक ऑन वुमेन्स राइट, शी इज डिवोर्स सो शी इज जस्ट बिटर, कि भाई उसका डिवोर्स हो गया है तो बड़ी वो बिटर सी हैं, तो अगर ये वुमेन्स राइट की बात करें तो आप इनको इग्नोर मत करें, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ह्यूमन राइट के बारे में बात करने की। ये गलत बात है ना भाई, अगर वो औरत है और अगर वुमेन राइट की अंडरस्टैंडिंग है और उसको कोई ओपिनियन है जो जिसके साथ जो लॉजिकल है, जो रीजनेबल है, तो आप उनकी बात मानेंगे ना। क्या फर्क पड़ता है कि उनके पर्सनल लाइफ में वो डिवोर्स हैं या जो भी है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जो आप उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, जो आप उनके बारे में बात बता रहे हैं कि फला शख्स ऐसा है, वो बात गलती हो सकता है वो बात सही हो कि भाई वो डिवोर्स हो सकता है, हो सकता है वो बिटर भी हो, लेकिन फिर भी उसका इस बात से कोई मकसद नहीं है कि मतलब कोई ताल्लुक नहीं है कि वो वुमेन्स राइट के बारे में नहीं बात कर सकती। तो ये आपको फर्क देखना जरूरी है, कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज करते हैं अपने माशरे में इस बात को। अच्छा, अब दिस प्रोफेसर कान बी ट्रस्टेड ऑन हिस्ट्री, ही स्टडीड अब्रॉड एंड हैज अ वेस्टर्न माइंडसेट। भाई अगर कोई बंदा बाहर जाके पढ़ के आया है और उसका वेस्टर्न माइंडसेट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हिस्ट्री की बात नहीं कर सकता या उसकी बात को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको हम कभी कभी कर देते हैं ऐसी मिस्टेक। समझ में आ रहा है ना सबको इसमें क्या फॉल्ट दिख रही है? मेरा जी एक जी। छोटा सा क्वेश्चन है कुछ आमना, रिटर्न वो ये एग्जांपल्स भी। जी वो जी। ये कि एड होमिनम एक बायस है या सिर्फ एक फिनोमेना है अलग से, या एक फैलेसी है ये या क्या है? आवाज नहीं आई आपके, सिर्फ डोमिनेंस सुनाई दिया मुझे। मैं ये पूछ रही हूँ कि एड होमिनम किसी और को समझ आई सबको? जी जी, ये बायस है? फैलेसी है। नहीं, आज हम सिर्फ फैलेसीज पढ़े, बाइसनेस नहीं पढ़े। एड होमिनम फैलेसी है, हम फैलेसी पढ़ रहे हैं, बायसेस हमने पिछले क्लास में की थी। ये सारी फैलेसीज हैं, ये लॉजिक और रीजन में एरर कर रहे हैं आप। यहाँ पे फला शख्स ने कोई बात बोली, आपने उसके बात को डिसमिस करने के लिए जो रीजन दिया वो रीजन गलत था। ठीक है। वैसे एडोमिनेंट जो है ना अच्छा, वो बाइसनेस कुछ भी में भी है और फैलेसीज में भी है ना? देखिए, कुछ फैलेसीज के पीछे बायसेस हो सकती हैं, लेकिन हर फैलेसी के पीछे बायस होना जरूरी नहीं है। और फैलेसी आप स्पॉट करते हैं रीजनिंग के थ्रू, कि आपने जो मुझे रीजन दिया है किसी बात को मानने या ना मानने का, वो रीजन आपका लॉजिकल नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है, या वो किसी न किसी वजह से वो गलत है। और वो रीजन, वो जो वजह है वो बहुत ही लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड वजह होती है। अच्छा, ये एक और काफी बायस भी सामने हो की सकती है उसमें, जैसे बट यस है जिस तो तरह हमारे लॉजिकल इशू। जी, एक और फॉलोइंग क्वेश्चन ये है, लेट सपोज अगर अगर कोई आर्ग्यूमेंटेशन डिबेट हो रही है, उसमें पहले एक डिबेटर ने पर्सनल अटैक किया दूसरे पे, और फिर उसके बाद जब उसके जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको डिबंक किया, तो ये भी एड होमिनम होगा या नहीं होगा? जी, पर्सनल अटैक करना एड होमिनम हुआ ना। ठीक है, तो मतलब वो अगर हम आप लॉजिकली पर्सनल डिबंक क्यों भी हो रहे कर हैं? दें। जिस टॉपिक पे डिबेट हो रही, टॉपिक पे रहना चाहिए ना। एग्जैक्ट। अच्छा, सबको अच्छा, आवाजें कम आ रही है कि सिर्फ मुझे ही कम आ रही है? नहीं, एक बात बता दूं, यहाँ पे एक और फैलेसी भी आप पिछले अगली कट वाली कट के आवाज आ पढ़ेंगे रही ना, है। उसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है इसमें। यहाँ पे जब अटैक किया जाता है ना, एक स्टॉमैनिंग है जो अगली हम पढ़ेंगे, यहाँ ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये इस एंगल से अटैक किया जाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, लोग आप पे एतबार करना छोड़ दें। डोमिनम इतनी खतरनाक होती है। यानी जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर डोमिनम करते हैं। जैसे मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे इमरान खान के बारे में कहते हैं कि इसने यहूदी से शादी की, ये यहूदी है,
ठीक है, इस जी, तरीके से पॉलिटिक्स में तो बहुत देखिए, पॉलिटिक्स इस्लाम के अंदर ऐसी एक चीज है जिसमें आप लीडर को, अगर उसकी पर्सनल बायस है, उसकी पर्सनल बिलीफ है, तो वो उसके काम में रिफ्लेक्ट अगर करेगी डायरेक्टली। जैसे अगर इमरान खान की दूसरी या तीसरी शादी हुई ना, तो उसका उसके पॉलिटिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इमरान खान ने अपनी प्राइवेट लाइफ में उसने आपने प्रूव किया कि भाई उसको ब्राइब लेने का बहुत शौक है, उसकी बहुत हिस्ट्री है ब्राइब लेने की। हमने डिस्कनेक्ट, हमने वापस आ गई। है ना, तो आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको देखना है कि उसकी पर्सनल लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट जरूरी है उसके पॉलिटिकल करियर को अफेक्ट कर सकता है। अगर वो डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है उसकी पर्सनल, जैसे अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि भाई उसकी पॉलिटिक्स में उसने जो किया है वो देखो, लीडरशिप क्यों देख रहे हो, वो तो डायरेक्ट असर करेगा उसके पॉलिटिक्स पे। तो वो एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कुछ हद तक कुछ एडहोमिनम्स वैलिड होते हैं, बिकॉज वो पोजीशन है ही इतनी ज्यादा क्रूशियल कि उसमें हर चीज आपकी पर्सनालिटी की, आपकी लाइफ की, इट कैन मैटर, सो दैट यू हैव टू सी। but that लेकिन then कुछ it चीजों पे will नहीं भी होता है। still be ad hominem. हाँ, यानी इट विल बी एड होमिनम, बट दैट एड होमिनम विल बी वैलिड, मतलब वो फैलेसी नहीं होगी। आप उसको वो कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। अगर इसमें अगर सामने वाले ने बोला कि एड होमिनम कर रहे हैं, तब जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं एड होमिनम क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। so when we are कुछ रिटन attacking एग्जाम्पल someone, देख लेते like हैं। when we जी 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 जी, जैसे अगर हम एड होमिनम कर रहे हैं तो सामने वाले के अंदर वो ट्रेट है या नहीं है, मतलब जो हम बस हम अटैक कर रहे हैं वो ही एड होमिनम हुआ, राइट? जी, मतलब देखिए, एक टॉपिक के ऊपर बात चल रही है, एक डिबेट का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक से अगर उसकी पर्सनल लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उस टॉपिक या के ऊपर ना रह के उसके ऊपर अगर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो वो एड होमिनम। वरना तो वो बेसिक बिल्कुल गाली हुई ठीक ना, है, वो सिर्फ इंसल्ट हुई कि आप सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर सही आप जी उसको काउंटर करने के बजाय या उसको सपोर्ट करने के बजाय या उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन करने की ये मकसद से आप उसके पर्सनल बात को बीच में खींच के लेके आ रहे हैं ताकि सामने वाले की बात लोग ना माने, तब वो एक एड होमिनम अटैक है। और अगर कभी कोई पर्सनल चीज वाकई रेलेवेंट होती है, जैसे अभी आपने पॉलिटिक्स में बात की, जिसका कुछ असर होता है किसी सिनेरियो में है, तो फिर तो वो एड होमिनम बस। ना हुआ या फिर वो पहले से ना हुई, ये कैसे? हाँ, वो मतलब वो एक फैलेसी नहीं हुई, मतलब एड होमिनम अटैक हुआ। जैसे अगर मैंने बोला कि इमरान खान ने 4 बीवियां रखी हैं या 5 बीवियां रखी हैं, तो उसका उसके पॉलिटिक्स से कोई मकसद नहीं है। तो वो अगर आप लेके आते हैं पॉइंट, तो वो एड होमिनम अटैक है। लेकिन अगर आपने बोला कि इमरान खान की हिस्ट्री है कि वो ब्राइब्स लेता है, तो वो एड होमिनम आपका जस्टिफाई हो जाएगा कि भाई आपके करियर एक ऐसा करियर है, आपकी पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें ब्राइब्स लेना गुनाह समझा जाता है, और अगर आपकी हिस्ट्री है ब्राइब्स लेने की, तो that is very relevant to you as a politician, तो we will judge you and we have a right to judge you for that। तो वो एड होमिनम अटैक नहीं हुआ। लेकिन उसने पर्सनल लाइफ में खाना क्या खाया, या वो वेजिटेरियन है या वो सुअर का गोश्त खाता है, तो वी डोंट नो, वी डोंट केयर, एज पॉलिटिशियन इट डजंट मैटर, राइट। एक डेमोक्रेसी ओके, के प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर के होने से उससे कोई मकसद नहीं है कि हम इमरान खान की बात नहीं मानेंगे, वो तो सुअर का गोश्त खाता है, फॉर एग्जाम्पल। तो दैट हैज नो बेयरिंग ऑन व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ऑन हिज पॉलिटिकल स्किल्स, राइट। गॉट तो इट। दैट इज अ एड होमिनम अटैक। यानी आमना तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द पॉलिटिशियंस स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज इज इनवैलिड आफ्टर ऑल ही फेल्ड इन बिजनेस। मतलब अगर ये कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई इंसान, वो बिजनेस से पहले फेल हो गया था, उसने 2-4 स्टार्टअप चलाए और वो ठप हो गए, नहीं बन पाए, तो अब आप ये बोलें कि भाई हम इनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी ओपिनियन है, कोई भी इनका स्टैंड है, तो इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दो अनरिलेटेड चीजें। आपने उनकी प्राइवेट लाइफ में अगर वो बिजनेस फेल हुए, तो उनका उनके क्लाइमेट चेंज के स्टैंड के ऊपर कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पे आप उसको एड होमिनम अटैक कर रहे हैं, इसकी बिजनेस की बात बीच में लाके। या फिर डोंट ट्रस्ट दिस राइटर्स व्यू ऑन करप्शन, हिज ब्रदर वाज वंस अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड। अब भाई एक बंदे ने करप्शन के ऊपर अपना व्यू दिया कि करप्शन गलत है, या जो उसके खिलाफ भी वो बात कर रहा है, तो आप ये बोले कि भाई उसका भाई जो था वो एक बार फ्रॉड के लिए अक्यूज हुआ था, तो हम इसकी बात नहीं सुनेंगे करप्शन में, ये भी एड होमिनम अटैक है। क्योंकि भाई उसका भाई जो भी है, उसकी इनफरादी बात है, और उसके भाई ने कुछ किया तो उसका उसके ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है ना। और अगर उसने खुद भी कोई करप्शन किया होता, तो जो व्यूज हैं, अगर आप व्यूज को व्यू के मेरिट पे देखें ना, उसको अगर आपने जज करना है कि वो करप्शन के ऊपर जो बात कर रहा है वो गलत है, तो यू वेट
मतलब आप करप्शन को क्वालिफाई करने की जो बातें हैं वो बातें कर रहे हैं ना, उनके भाई की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? या फिर दिस स्टूडेंट ग्रुप्स डिमांड फॉर क्लीन वाटर डज नॉट मैटर, दे आर जस्ट स्पॉइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम एलीट स्कूल। जैसे कि एलीट स्कूल के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं क्लीन पानी की डिमांड कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर सही मतलब साफ पानी की डिमांड तो कोई भी कर सकता है, जरूरी है कि कोई इंसान बहुत ही पुअर खानदान से हो तभी वो डिमांड करे। एलिट स्कूल के बच्चे भी अगर यूथ एक्टिविज्म कर रहे हैं कि भाई सबको मिलना चाहिए साफ पानी, तो क्यों आप उनको डिसमिस करेंगे? बात तो वो सही कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अगर आपको देखना है कि आप एड होमिनम अटैक किसी पे कर रहे हैं या कोई फला शख्स किसी और पे एड होमिनम अटैक कर रहा है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं या उनसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि एम आई जजिंग द पर्सन और द आइडिया? वो जो बात कर रहे हैं मैं उसको जज कर रहा हूँ कि मैं उस बंदे को जज कर रहा हूँ? या फिर वो जो पॉइंट उसने दिया है, जो क्लेम उसने किया है, जो आर्ग्यूमेंट, जो ओपिनियन उसने दिया है, क्या वो उतना ही वैलिड होगा? अगर कोई और फला शख्स जिसको मैं ज्यादा क्रेडिबल मानता हूँ, अगर वो बंदे के मुंह से मैं वही बात सुनूं, तो क्या वो बात की क्रेडिबिलिटी मैं समझूंगी कि अच्छी क्रेडिबिलिटी है, वो बात सही की उसने? या मैं सिर्फ इसलिए उस बात को सीरियसली नहीं लेना चाह रही है और नहीं चाहती है कोई और उसको सीरियसली ले, क्योंकि इस फला शख्स ने बोला हुआ है, मुझे एक बंदा पसंद नहीं फॉर वट एवर रीजन, या उसकी क्रेडिट, उसका ब्रांड इमेज डैमेज है। तो यू हैव टू आस्क कि डू आई डिसलाइक द पर्सन सो मच दैट आई कांट हियर द लॉजिक? मतलब मुझे कोई फला शख्स इतना ना पसंद है कि मैं उसकी अगर वो लॉजिकल बात भी करे तो मैं नहीं सुनना पसंद करता। तो ये फैक्ट बायस होती है। खैर वो मैंने पीपीटी हटा दी थी, लेकिन ये इरम ने दूसरी वाली की हुई है, तो इट्स ओके, उसको भूल जाएं कि कौन सी बायस लिखी है इसके पीछे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है फैक्ट बायस, तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, इसको इग्नोर करें। बट द पॉइंट इज कि क्या मैं किसी फला शख्स को इतना नापसंद करता हूँ कि वो कोई सही बात भी बोलेगा तो मैं उसकी बात नहीं मान पाऊंगा? तो ये आप अपने आप से सवाल पूछें कि अगर आप ऐसी कुछ हरकत कर रहे हैं तो आप बेसिकली किसी के ऊपर एड होमिनम अटैक कर रहे हैं। किसी के कोई कंफ्यूजन रहता है? किसी का अगर पर्सनल फ्लॉ है तो वो उसके स्ट्रॉन्ग स्टांस को वीक कर सकता है। नहीं, अगर पर्सनल फ्लॉ उसके स्टैंड से रेलेवेंट नहीं है तो फिर क्यों वीक करेगा? अगर आप वीक करवाना चाह रहे हैं तो आप एड होमिनम अटैक कर रहे हैं, कर तो सकता है ऑफ कोर्स, मतलब लोग जो जिनको नहीं पता कि आपने एड होमिनम अटैक किया वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपके इस अटैक से, इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना हम लोग, क्योंकि लोग सोचते नहीं है, तो डैमेज तो हो जाता है उसका स्टैंड, जाहिर सी बात है। लेकिन होना नहीं चाहिए, यह है एक फैलेसी, अवॉइड करना चाहिए। ये हमने इनजस्टिस कर दी उस बंदे के साथ उसके बाद होमिनम अटैक करके। इरम नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आप एक एक्सरसाइज है जिसपे आपने स्पॉट करना है कि ये फैलेसी क्यों है। His speech on law and order is meaningless because he's short-tempered himself. बताए कोई? Nobody? आई गेस शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो है वो उसका पर्सनल फ्लॉ है, उसका उसके लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, उनका लॉ एंड ऑर्डर की स्पीच स्पीच के मीनिंगलेस साथ है तो या मीनिंगफुल है उसका उनसे? जी, जी स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं होती। शॉर्ट टेम्पर्ड होने का कोई ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट इरम। अब अगर आपको इसको सही तरीके से लिखना है, तो अगर आपको वाकई ये पॉइंट मतलब क्लेम सेम रखना है कि भाई उनका लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको नहीं मानना, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिज लॉ एंड ऑर्डर प्लान इज वीक। और फिर आपको प्रॉपर जो रीजनिंग जो आप देंगे ना, वो कोई बहुत ही सॉलिड रीजन होनी चाहिए जो उस प्लान को वीक बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इट लैक्स बजट डिटेल्स, कि उन्होंने बड़ा ही ऊपर ऊपर से कोई प्लान बना दिया, उसमें अंदर तक उन्होंने डिटेल्स नहीं दी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज अनक्लियर, सो इट इज अ वीक प्लान, तो इसलिए आपको ना माने। लेकिन ये बोल देना कि भाई उनकी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही मीनिंगलेस है क्योंकि वो बड़ी कोई फालतू सा रीजन दे देना जो से रिलेटेड नहीं है, तो वो एक फैलेसी है। इरम, अच्छा ये बताएं, वी शुडंट लिसन टू दैट एनजीओ, इट्स लीडर वेयर्स जीन्स नॉट सलवार कमीज। ये कौन बताएगा? ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हाँ, एनजीओ के एजेंडे के बजाय हमने उनके कपड़ों से उनको जज कर रहे हमने एनजीओ की क्वालिटी उनके लीडर के कपड़ों से जज कर ली। हैं। या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अब जैसे अगर कोई एनजीओ की ने कोई बात की है, कोई उन्होंने एजेंडा रखा है जिसमें आपका सपोर्ट चाह रहे हैं, तो उनके प्रपोजल
को अगर मैं आपको कोई फ्लॉ ढूंढना है तो आप उसको कुछ इस तरीके की रीजन देंगे कि भाई इसमें रूरल पर्सपेक्टिव से उन्होंने कोई बात नहीं की, और या उन्होंने अर्बन पर्सपेक्टिव से भी कोई बात नहीं की, उन्होंने जो प्रपोजल दिया उसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसको आप हिंट करेंगे, ना कि उनके लीडर की किसी पर्सनल इशू को। सही हो गया? ओके। हर सजेशन अबाउट सिटी प्लानिंग इज यूजलेस, शी लिव्स इन लाहौर नॉट कराची। मैं कोई कराची की खातून है, उन्होंने एक प्लान सबमिट किया है सिटी प्लानिंग के अगर ऊपर, कराची का प्लेयर है तो फिर तो ज़ाहिर नहीं है सजेस्ट किया है। अगर। हाँ एग्जैक्टली क्या क्या फर्क पड़ता है हाँ किधर रहती हैं, अगर उनका प्लान अच्छा है तो आप उसको देखें ना। नहीं, अगर वो कराची का ही प्लान दे रही है तो फिर तो फर्क पड़ता है ना। हाँ तो क्यों पड़ता है, वो रीजन देंगे ना, ये तो रीजन नहीं हुआ ना कि वो यहाँ रहती नहीं है। फिर जाए पानी पिए नहीं, जाके, पानी पिए जाके, ये खेलना था। माइक देख लें, तो क्यों माइक देख आप लें आप सब लोग, कर रही कौन थी? है? ओ गॉड कौन है? होस्ट कर सकते हैं। समेहा इरशाद, नया आप देख लें प्लीज। हाँ इरम आगे करें। अब जैसे ये है कि द सिटी प्लानिंग आइडिया डजंट कंसिडर कराची ट्रैफिक डेंसिटी। भाई कोई बंदा अगर कराची में नहीं कभी आया और उसको कराची का नहीं पता, लेकिन उसने कोई सजेशन दिया है, तो हो सकता है उसने कोई ऐसी चीज जो वहां रहने वाले को पता होगी वो उसने मिस कर दी। तो जैसे ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है कराची की, ये उसने कंसिडर नहीं की होगी ना अपने प्लान के अंदर, क्योंकि इग्नोरेंट है वो, उसको पता ही नहीं इस बात पे। जी। तो आप ऐसी कोई चीज लाके बताएंगे कि भाई क्या क्या मिसिंग है उनके प्लान के अंदर, ये तो फिर ठीक हो गया। ये बड़ा अपने न्यूट्रल और फेयर तरीके से प्रेजेंट किया कि क्यों उनका प्लान उसमें कोई कोई ना कोई कमी कोताही है, कमी कोताही एग्जैक्ट पॉइंट आउट करेंगे। ओके नेक्स्ट हिरम, कहाँ गई हिरम? ओके। स्ट्रॉमैन, स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन बेसिकली वो होता है कि जब एक खेतों के ऊपर हम एक एक पुतला सा लगा के खड़ा कर देते हैं ताकि कौवे जो हैं और जो परिंदे हैं वो उस पुतले से डर के भाग जाएं, तो उस पुतले को अंग्रेजी में स्ट्रॉमैन कहा जाता है। अब ये स्ट्रॉमैन से उन्होंने फैलेसी का नाम रखा है। तो मतलब बेसिकली ये है कि जो आपको दिख रहा होता है वो चीज होती नहीं है। मतलब वो एक मतलब एक बंदे की शक्ल बिगाड़ के कोई और ही चीज वहां पे आपने खड़ी मतलब होती है, वो एग्जैक्ट वो बंदा नहीं होता, या उसकी बात नहीं होती, जो बात आपको दिख रही होती, जो बात आप समझ रहे होते हैं, वो बात उसने कही नहीं होती। तो आप उसकी बात को या तो जानबूझ के या तो अनजाने में उसको ट्विस्ट करके कोई और ही शक्ल दे रहे होते हैं। ट्विस्टिंग somebody's वर्ड्स, ताकि सच दैट कि उसकी मीनिंग ही बदल जाए, उसका इंटेंट ही आपने चेंज कर दिया। Twisting somebody's argument into an exaggerated version so it is easier to attack। या तो आप उसको अंडरप्ले कर देते हैं या आप उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। बेसिकली आप उसको कोई ऐसी शक्ल दे देते हैं जिसको अटैक करना आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन वो बात सामने वाले ने कही ही नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड वी शुड इम्प्रूव फार्मिंग मेथड। सामने वाले बंदे ने बोला कि भाई फार्मिंग मेथड्स हमें इम्प्रूव करना चाहिए। आपने उसका क्या मतलब दिया? आपने कहा तो अच्छा, तो क्लियरली he wants the farmers to abandon tradition। मतलब वो तो चाह रहे हैं कि फार्मर्स अपना सारा ट्रेडिशन ही छोड़ दें। ये तो उन्होंने नहीं कहा ना, उन्होंने तो इम्प्रूवमेंट की बात की है। बट आपने क्या समझा अपने जहन में, अपने बायसेस के थ्रू या अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपने इग्नोरेंस के थ्रू, अपने लैक ऑफ एक्सपोजर के थ्रू, कोई भी वजूहत हो सकती है, लेकिन आपने उसको गलत समझा और उसको गलत शक्ल दे दी। अच्छा दूसरा देखते हैं। ले- शी आस्क्ड लेकिन फॉर, जी जी कोई इसके अंदर कुछ कह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि वाकई में उसकी रीजनिंग वही हो जो वो समझ रहे हैं तो कि अगर वो। है तो फिर वो फैलेसी नहीं होगी ना, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, सामने वाला तो कहेगा कि भाई आपने मुझे स्ट्रॉमैन अटैक किया, अगर आपने ये चीज बोली है तो फिर आप देंगे ना। अगर आपने रीजन दे दी तो ठीक है, आपने भी अपना हाँ क्योंकि कंक्लूजन पहले डाल दिया आमतौर बिना पर। रीजन दिए। हाँ नहीं नहीं भाई, क्योंकि आमतौर पर मतलब वही सब वही कंसर्न रेज करते हैं ना जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं कि कुछ ना कुछ हाँ उससे लिंक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ कर रहा होता है। हाँ लेकिन ये कि प्रूव किस तरह करेंगे फिर उस चीज़ को। हाँ तो प्रूफ देना, मतलब रीजन आप लॉजिकल देना। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डर है कि आपके फैमिली ट्रेडिशन खराब हो जाएंगे या आपके ट्रेडिशन खराब हो जाएंगे, तो आपको लगा कि अरे उसने जो बात कह दी, हो सकता है वो मेरे, आपका डर ज्यादा बढ़ गया और आपने इस वजह से कुछ ऐसी बात कर दी कि भाई उन्होंने तो ये चाह रहे हैं वो, उन्होंने नहीं कहा ये बात। अगर आपको लगता है कि उन्होंने ये बात कही तो आप प्रूफ करेंगे आपकी रीजनिंग क्या है, कहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला, व्हाट्स योर आप देंगे ना पूरी चीज। पर आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना कि वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि जी जी। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। अच्छा
शी आस्क्ड फॉर बेटर सिक्योरिटी इन स्कूल। ये सामने मतलब आपने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई स्कूल में बेटर सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मतलब सो शी मस्ट वांट मिलिट्री टैंक्स आउटसाइड एवरी क्लासरूम। मतलब वो चाह रही है कि हम हर क्लासरूम के बाहर जो है जाके मिलिट्री टैंक खड़ा कर दें। तो ये तो नहीं कहा ना उन्होंने। आप किस लेवल पे आप सिक्योरिटी को, आपने सिक्योरिटी के आइडिया को इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि आप एक्सट्रीम पे ले गए और आपने कहा कि भाई सिक्योरिटी का मतलब तो मिलिट्री टैंक्स ही है, तो ये यही चाह रही होगी, है ना। अच्छा, ही सपोर्ट्स इंटरनेट फ्रीडम। इसके जी जी, अंदर कोई एक कुछ कह सवाल रहे है कि ये हमेशा एग्जैजरेशन में ही आता है या इसके अलावा भी होता है कि टॉपिक नहीं, चेंज कर दिया काफी तभी? तरीके होते हैं, बट बहुत कॉमन ये होता है कि आप किसी एक एक सेंटेंस का, कोई एक चीज का मीनिंग को मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। एक्सट्रीम दोनों तरफ हो जाता है, या तो आपने बहुत उसको अंडर प्ले कर दिया, बहुत ही इसको मिनिमाइज कर दिया, या तो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया। ये बहुत कॉमन मेथड होता है स्ट्रॉ मैनिंग का। बेसिकली आप ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी मीनिंग, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे हो, बट मोस्टली ऐसे होता है। सही है। किसी और तरीके से भी अगर आप उसकी मीनिंग को ट्विस्ट कर रहे हैं, तब भी वो स्ट्रॉ मैन ही होगा। ओके। अच्छा, अब फलाना ने कहा कि ही सपोर्ट्स इंटरनेट फ्रीडम। तो अच्छा, सो ही वांट्स चिल्ड्रन टू वॉच एनीथिंग ऑनलाइन विदाउट लिमिट। अब फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं ना कि बिल्कुल ही आप सारी लिमिट्स हटा दें और कुछ भी देख लें बच्चे। दैट इज नॉट व्हाट इंटरनेट फ्रीडम मीन्स। इंटरनेट फ्रीडम मीन्स कि आप जबरदस्ती के फायर वॉल्स ना लगाएं, एंड थिंग्स दैट कैन बी जस्टिफाइड। बट आपने ये कंक्लूड कर दिया कि भाई फ्रीडम का मतलब तो है कि बिल्कुल ही बस फ्रीडम, और उसमें बिल्कुल ही लिमिट नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल एक्सट्रीम केस सिनारियो। मेरे मतलब पे राइटिंग। इसमें एक सवाल है कि आमतौर जी पे जी। ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना कि डेफिनेशंस का इशू हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा फ्रीडम को किस तरह डिफाइन कर रहा है, दूसरा बंदा वो वाकई में स्ट्रॉ मैनिंग नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसकी फ्रीडम की डेफिनेशन ही यही होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग हाँ तो दीन का नाम लेते हैं, एग्जैक्टली, हम अब दीन ये का उन नाम चीजों लेते के हैं। ऊपर होती है ना, ये उन चीजों के ऊपर हम्म। होती है जिनकी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन कहीं पे डिफाइंड नहीं होती किसी डिक्शनरी में। उसमें वाकई सबकी मीनिंग अलग अलग होती है। आपके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए ना कि भाई आप फिर पूछें कि भाई मेरे हिसाब से तो फ्रीडम ये होती है, आपके हिसाब से फ्रीडम है क्या, फिर उसको आप क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि काफी जो भी इमोशन बेस्ड और सब्जेक्टिव बेस्ड जो भी वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग्स हमेशा काफी लोगों में अलग अलग मुख्तलिफ होगी। तो वहां पे ये कंक्लूजन, यू आर राइट कि यहाँ पे ये स्ट्रॉ मैनिंग के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप स्ट्रॉ मैनिंग करेंगे। तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप सामने वाले से डेफिनेशन पूछने कि भाई किसको कहते हैं आप फ्रीडम। जैसे सर, अगर आप जो लोग सिटी क्लास में है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप कोई चीज पूछ रहे होते हैं सर से, तो पहले आपसे वो 4 सवाल पूछते हैं कि पहले ये बताएं कि आप इसको क्या कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज, आप एम्पैथी को समझते क्या है। तो वो पहले आपसे आपकी डेफिनेशन पूछते हैं कि भाई समझ में तो आएगा एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज डेफिनेशन वेरीज। तो हम्म। यस, बट उसका कंक्लूजन ही हो जाता है ना। आप ये फिर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है, तो आप अपनी डेफिनेशन उनके ऊपर ना थोपे ना। तो एक फैलेसी अवॉइड करने का ये भी तरीका है कि आप पहले उनसे पूछें कि व्हाट, क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू फ्रीडम, इंस्टेड ऑफ जस्ट अज्यूमिंग कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उनकी डेफिनेशन है वही उनकी डेफिनेशन होगी। इल्जाम ना लगाए ना उन पर। हम्म। ठीक है, ओके, कुछ रिटन एग्जाम्पल देखते हैं। The opposition suggested reducing defense spending। उन्होंने कहा कि भाई डिफेंस स्पेंडिंग को कम करना चाहिए हमें। इसका कंक्लूजन हमने क्या समझा, क्लियरली दे वांट पाकिस्तान टू बी डिफेंसलेस अगेंस्ट एनिमीज। अब ये तो मतलब नहीं हो ना, फिर से उन्होंने एकदम एक्सट्रीम पे ले गए कि भाई रिड्यूस का मतलब फिनिश नहीं होता। रिड्यूस का मतलब उन्होंने ले लिया कि भाई अब तो हमें बिल्कुल ही डिफेंसलेस हो जाना चाहिए और एनिमीज के सामने बिल्कुल ही वल्नरेबल हो जाए, ये वो चाह रहे हैं। नहीं, ये वो नहीं चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप उनसे पूछ लें, आप कंक्लूजन क्यों दे रहे हैं खुद से अपने अजम्पशन के बेस पर। तो इसमें एक मेरा पॉइंट है कि आमतौर पे ये भी जी। नहीं होता है कि ना कि आप ना पहली जो होती है ना कि शर की पहली जो कड़ी होती है, फॉर एग्जांपल अगर फॉर हम्म एग्जांपल आपने दीन के मामले के अंदर आपने जो है ना वो लीनियंसी दिखाना स्टार्ट कर दी कि इतना भी सख्त नहीं है दीन, तो आप ना डिटेक्ट हम्म कर जाते हो कि यार इसके अंदर ना थोड़ी सी ना बैकग्राउंड कहीं और लेके जा रहा है टॉपिक। समझ रहे हैं? इवन तो वो कह नहीं रहा, सही है ना, हम्म। लेकिन उसकी हमें इंटेंशन फील हो जाती है कई बार कि भाई ये जो है ना बहुत तो लीनियंट दीन तो की आप तरफ लेके रीजनिंग जा रहा देंगे, है। तो आप समझ रहे रीजनिंग देंगे कि भाई मुझे लग रहा है कि देखिए, एक तो इंटेंट के ऊपर हम जजमेंट पास नहीं कर सकते, लेकिन वो जो हरकत कर रहे हैं उसका जो असर हो रहा है उसको आप फिर रीजनिंग के तौर पे बताएंगे कि भाई आपने ये बात कही, अब इस बात से ये बात बहुत आगे यहाँ तक जा सकती है, सो यू शुड बी केयरफुल कि आप ये बात कर रहे हैं क्या। या आप उनसे पूछेंगे कि ये तो आपका इंटेंट नहीं है। तो पॉइंट इज आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है
आप जजमेंट नहीं पास कर सकते कंक्लूसिवली। हाँ, आपने जहन में एक रेड फ्लैग जरूर आप रेज कर लें कि क्या ये तो नहीं है, और आप अलर्ट हो सकते हैं ताकि और ज्यादा आप क्लूज ढूंढे अपने पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए। फिर जब आपके पास सफिशिएंट क्लूज आ जाए उनके बिहेवियर के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू, उनकी हरकतों के थ्रू, तब आप अपना केस प्रॉपर रीजनिंग के साथ प्रेजेंट करें कि भाई नहीं, इनका तो इरादा गलत लग रहा है। हम्म, सही है। ओके। The activists called for cleaner energy. Obviously, they want to shut down all industries overnight. अगेन ये भी बड़े एक्सट्रीम से उन्होंने बात कर दी कि भाई अगर वो अगर कोई मतलब एक्टिविज्म कर रहा है कि भाई हमें क्लीन एनर्जी पे जाना चाहिए, ग्रीन एनर्जी हो और विंड एनर्जी हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी इंडस्ट्री आप बंद कर दें। भाई इंडस्ट्री में भी तो फिर एनर्जी का सोर्स चेंज हो सकता है ना, विंड एनर्जी के थ्रू भी आपकी इंडस्ट्री चल सकती है, तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि आप शट डाउन कर देंगे इंडस्ट्रीज। ओके। The teacher said exams need reform. So basically she wants to hand out degrees for free. Again बड़ा सा एक्सट्रीम सा आपने उसकी मीनिंग समझ ली। ये अगर एग्जाम में वो रिफॉर्म चाह रही है तो रिफॉर्म का मतलब क्या है, आपको नहीं समझ आया तो आपने अपनी उसमें डेफिनेशन लगा दी कि भाई इसका मतलब यही है कि हमने फ्री में एजुकेशन देनी है। अच्छा, अब कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि स्ट्रॉ मैन हो रहा है कि नहीं, कि फिर एम आई रीस्टेटिंग देयर पॉइंट ऑनेस्टली और ट्विस्टिंग इट। पहले तो अपने आप से ये पूछें कि जो उन्होंने बात की है क्या मुझे सही से समझ आई है, उसका उस बात का कोई भी पॉइंट में अगर मुझे मतलब जो वेग बात कर दी उन्होंने, अनक्लियर बात कर दी, या मुझे 100% समझ नहीं आई कि इसका मतलब यही है, तो 2 मिनट पॉज करेंगे, भाई क्या इसके मतलब ये है, आप क्लैरिफिकेशन या तो पूछें या तो डिक्शनरी में देख लें अगर आपको वाकई वर्ड का ही मतलब नहीं पता है। मतलब हाउ ऑनेस्ट आर यू इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, थोड़ी एम्पैथी रखें। नहीं तो फिर ये अब खुद अपना अजम्पशन बेस्ड कंक्लूजन, बिलीफ बेस्ड कोई कंक्लूजन लगा के आपने मिर्च मसाला लगा के बात आगे तो नहीं कर दी। यू हैव टू, दैट्स हाउ यू कैन प्रिवेंट स्ट्रॉ मैनिंग। व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम माई समरी ऑफ द रिव्यू। कभी कभी हम आधा ही सेंटेंस सुन के ना, पूरा अगर हम सेंटेंस सुन लेते, कभी कभी हम अपना दिमाग कान बंद कर लेते हैं, आधे सेंटेंस में ही कोई ऐसा वर्ड होता है जो हमें ट्रिगर कर जाता है, हम एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और हम उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं स्ट्रॉ मैन का। हमने पूरा उनका वाक्य, पूरी बात ही नहीं सुनते, हम बात काट के उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अगर सुन लेते हैं उनकी पूरी बात कि उनका मफहूम क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे, तो हम कभी कभी ये स्ट्रॉ मैनिंग अवॉइड कर सकते हैं। और फिर तीसरा ये कि डू आई फाइंड इट इजियर टू फाइट अ फेक वर्जन इंस्टेड ऑफ द रियल आर्ग्यूमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी असली बात में इतना नुआंस था, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी समझना आपके लिए इतना मुश्किल हुआ कि आपने उसको सिंप्लीफाई करके जबरदस्ती फाइट करना ही क्योंकि आपका मकसद था, तो आपने उसको फेक वर्जन को फाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अहमद के अलावा किसी की आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको समझ आ गया ये वाला? जिन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक वो बताएं। मेरा एक क्वेश्चन था सिस्टर पिछले पॉइंट पे, जी जी सर। पीछे जो डेफिनेशंस पे बात हो रही थी, तो अगर आप पूछते हैं कि इस चीज़ की आपकी डेफिनेशन क्या है, और वो आपको पता चलता है, जैसे दीन की भी भाई ने एग्जांपल दी है कि वो या तो इस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो जब वो आप देखेंगे और वो डेफिनेशन आपको गलत लग रही होगी, तो फिर आप उस चीज़ को किस तरीके से एड्रेस करेंगे? सबसे पहले तो क्लैरिटी आएगी ना आपके ऊपर, तो आप फैलेसीज नहीं करेंगे, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, भाई इनके हिसाब से ये डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना कि वेयर डू यू डिसएग्री एंड व्हाई डू यू डिसएग्री। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है दो लोगों के बीच में, किसी भी दो लोग के इंसान में होता ही है कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। आप उनसे ये जरूर बोलें कि भाई आई डिसएग्री विद यू बिकॉज अकॉर्ड, फिर आप डेफिनेशन के ऊपर फाइट करेंगे, ये आपकी डेफिनेशन से मुझे इख्तिलाफ है, और फिर डेफिनेशन के ऊपर क्यों इख्तिलाफ है उसके ऊपर आप अपनी रीजनिंग देंगे, तब आप उनको कंक्लूड मतलब कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कन्विंस हो गए और आप दोनों की डेफिनेशन एक जैसी हो गई, फिर आप इस डिबेट पे आएंगे कि भाई आप बताइए इस डेफिनेशन के अंदर जो आपने ये बात की है, ये बात अब बताइए सही है कि नहीं। दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। मैं इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दूं। असल में जहाँ तक मेरा अंदाजा हुआ ना, इन स्लाइड का मकसद ये है कि आप अपने अंदर जो फैलेसीज हैं ना और जो बायसेस हैं ना वो आइडेंटिफाई करें। अक्सर दूसरे लोग इसमें शिकार होते हैं, लेकिन बेसिकली उसका तो हल बहुत मुश्किल होता है निकालना, कि वो अगर बंदा किसी बायस का शिकार है, लेकिन आप कभी कभार होते हैं बायस का शिकार, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो इन लेक्चर का मकसद ये होता है कि आपको अपना पता चल जाए, अच्छा जी, कि मेरी डेफिनेशंस तो ठीक है या नहीं है, मेरी अलाइंड है या नहीं है, मेरे जिस चीज़ पे बात कर रहा हूँ वो तो, अगर फॉर एग्जांपल
आपको पता चल जाए कि मैं दीन की बात कर रहा हूँ और जो दूसरा बंदा दीन की बात कर रहा है वो अलग-अलग बातें हैं। फिर हम उसके एंगल से समझने की कोशिश करेंगे और फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ना कि मैं अपने ही लेंस से देखूँ। इस तरह हम कह सकते बिल्कुल, हैं इसको। बिल्कुल। मतलब क्लैरिटी आनी चाहिए ना, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर में अगर डिफरेंस भी है आपकी और मेरी, तो कहाँ पे डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, वो भी हम आइडेंटिफाई करना हमें पता चलेगा। तब तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हमें सही करनी है। तो आपका हाँ, मतलब फर्स्ट हम मेंटल जी, जी बताएँ। हमारा फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा ना इन चीजों से, फाइलेसिस फाइंड आउट करने से। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले हम अपने फैलेसीज़ को चेक करेंगे, फिर हम जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं ना, उसको खुद रिव्यूज़ करेंगे कि यहाँ पे मैंने कौन-सी चीज़ मिस कर दी। और वो कैसे पता चलेगा, हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, जो हम ओपिनियन दे रहे हैं किसी के ऊपर, हमने ये कंसिडर किए हैं कि नहीं ये वाले सवाल, मैं ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ, हम चेक करेंगे अपने आप को। और वैसे ही हम जब पीयर रिव्यू भी करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन पीयर रिव्यू पे होगा, जो इरम लेंगी, उसमें भी हमने देखना है कि कैसे हम किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो हमें कहाँ-कहाँ बायसेज़ और फैलेसीज़ दिख रही होती हैं। तो अगर हम अपनी ग्रुप में एक-दूसरे को बायसेज़ एंड फैलेसीज़ की कभी-कभी सबकॉन्शियस इतनी होती है कि हम खुद नहीं देख पाते, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वो। कोई और आके हमें बताता है ना उसको, तो हमारा ज़हन बढ़ जाता है कि अच्छा हाँ, ये तो मैंने कंसिडर नहीं किया। या तो हम अपने आप को सही कर लेते हैं, या तो हम सामने वाले को कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं, मैंने ये लिखा, इसके पीछे मेरी ये रीज़निंग थी। फिर आप उस रीज़निंग के ऊपर डिबेट करते हैं। इसी तरीके से हमारी राइटिंग की क्वालिटी, बात करने की क्वालिटी, रीज़निंग की क्वालिटी बेहतर होगी। इसलिए हम ये सीख रहे हैं। हम ना ये जरूर शेयर कर दें कि स्टॉर्मिंग में और एडहॉमिनम में फर्क है। क्योंकि ये होता दोनों पर्सनल अटैक। दोनों पर्सनल अटैक नहीं है। स्टॉर्म मैनिंग में आप उनकी जो असल उन्होंने बात की ना, उस बात को आप ट्विस्ट करते हैं। और एड होमिनम में आप उस बात को ट्विस्ट नहीं कर रहे होते, आप उस बात की क्रेडिबिलिटी आप डाउन करने के लिए उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कोई उनकी इनफरादी, कोई उनकी पर्सनल बात के ऊपर आप वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप बात पे ही रहते हैं, आप उसी टॉपिक को की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको मतलब उस बात को ट्विस्ट कर रहे होते हैं। वाज़ेह हुआ ये फर्क? एक चीज यहाँ पे इसमें रिपीट ये कर दें। आती है, एक चीज इसमें ये आती है कि जो स्टॉर्मिंग होती है ना, स्टॉर्मन बेसिकली नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये ऐसी बात करो कि ये डर के भाग जाए। ठीक है, हाँ। तो बात इस तरीके से नहीं, नहीं, खैर मकसद ये ना भी हो, तो आप अपनी नाअहली में भी कभी-कभी स्ट्रॉ मैनिंग कर देते हैं, कि आपको वाक़ई समझ में ही कुछ और आया, आपको कोई ट्रिगर लग गया ना, आपको एकदम से कोई फ़ियर रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया, तो आपने फिर उस इमोशनल स्टेट में आके उनके ऊपर उनका उनका मतलब ही कुछ और समझ लिया है। एड होमिनम लेकिन आप काफ़ी हद तक जो है सामने वाले की क्रेडिबिलिटी ही डाउन कर दो, इसलिए आप करते हैं। तो वहाँ पे आपका मकसद होता है कि सामने वाले को नीचा ही दिखाओ। क्योंकि आपके पास कभी-कभी ना डिबेट्स में जब आप देखेंगे, स्पेशली पॉलिटिकल डिबेट्स में जब आप देखेंगे, तो आपके पास कोई रीज़नेबल या लॉजिकल रीज़न नहीं होता सामने वाले की बात को डाउन करने का। लेकिन आपका एजेंडा होता है कि उनकी बात डाउन करना ज़रूरी है, तो आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, ताकि भाई उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर दो। कैन वी पुट इट दिस वे कि जी वहां पे तो एक एक जात के ऊपर अटैक किया जा रहा था, यहाँ पे हुँ, आर्ग्यूमेंट पे अटैक होता है, मतलब वहां बिल्कुल। पे यहाँ जाती पे अटैक। बात के ऊपर अटैक है, वहाँ पे ज़ात के ऊपर अटैक है। एड होमिनम में ज़ात के ऊपर अटैक है, स्ट्रॉ मैनिंग पे बात के ऊपर अटैक। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आपने देखे ना, इसमें से किसी में भी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला गया। उनकी पर्सनल जो क्वालिटी डिटेल्स हैं उसमें कुछ नहीं बोला गया। ये इस बात को ही एग्जैजरेट किया है उन्होंने। ओके। ये कभी ओवर सिंप्लीफाई भी तो किया जाता है ना, मतलब एग्जैजरेट भी किया जाता है, या फिर इतना कोई जेनेरिक या सिंप्लीफाइड आगे के आर्गुमेंट को हाँ, बनाकर पेश सिंप्लीफाई भी कर कर देना, सकते ये हैं। भी स्ट्रॉन्ग जी, जी, जी। ये भी स्ट्रॉ मैनिंग होती है, बिल्कुल। ताकि सामने वाला आपकी बात सीरियसली इतना सीरियसली ना ले, जितना सीरियसली आप बताना चाह रहे हैं, जितनी सीरियसली वो बात वाक़ई है, उसकी सीरियसनेस कम करने के लिए भी कभी-कभी स्ट्रॉ मैनिंग की जाती है। जी आगे जी। कुछ और एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो शायद उसमें हो कोई ऐसा एग्जांपल, लेट्स सी। अच्छा, ये तो है द ग्रुप आस्क्ड फॉर लेस होमवर्क, सो दे जस्ट वांट स्टूडेंट्स टू बिकम लेजी। लेस होमवर्क का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सामने वाले को लेजी बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो उनके पास इतना वक्त देना चाह रहे हैं कि वो कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर काम कर लें। तो अगेन इट्स अ कंक्लूजन, लेस को बिल्कुल ही आपने वो कर दिया। तो अब इसको इसको अगर आपको नॉन फैलेसी न्यूट्रल वर्जन में लिखना है, द ग्रुप वांट्स अ बैलेंस इन होमवर्क नॉट लेजीनेस। ये एक बैलेंस स्टेटमेंट है। This doctor suggested lifestyle changes, so he wants people to never enjoy food again. Again यहाँ पे exaggeration है कि भाई चेंज का मतलब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल आपकी जिंदगी से सारा फन निकल जाए।
So the doctor promotes healthier eating, not banning all food pleasures. मतलब healthy eating में भी अच्छा खाना खाया जा सकता है, और बैलेंस डाइट में भी आप कभी कभी अच्छा खाना खा सकते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ही सिर्फ आपकी जिंदगी में कोई अपना, यू जस्ट कांट लाइक फूड एनीमोर, ऐसा तो नहीं है मतलब उनको। ओके, थर्ड एग्जांपल, द ऑपोजिशन सेड फ्यूल प्राइसेस आर हाई सो दे मस्ट वांट फ्री पेट्रोल फॉर एवरीवन। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर प्राइसेस हाई हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही जीरो करना चाह रहे हैं प्राइसेस को, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है प्राइस के ऊपर। So the opposition highlighted fuel prices to push for subsidies or policy reform, not free petrol. तो कोई चीज हाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसको बिल्कुल ही जीरो कर दें, इसको मतलब इसको लो करें। अब लो करने की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने पिच की होगी कि भाई या तो सब्सिडाइज कर दें, या कोई ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म कर दें, या टैक्स में रिडक्शन कर दें ताकि प्राइस कम हो। और ऐसी ही बातें आपको खूब सुनाई देती हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान के माशरे में, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें ना तो 4 दिन में आप ये फैलेसी बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को सिखा सकते हैं कि आप कभी ना भूलें। सिर्फ आप टीवी ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए, दिख जाएंगी आपको ये सारी की सारी। चलिए, किसी को कोई इसमें डाउट है? ये ओवर सिंप्लीफिकेशन की मैं एक मिसाल दूंगी, मैंने आइडेंटिफाई की एक जगह पर, आप बताइएगा कि दुरुस्त है या नहीं। ठीक, जैसे ये अभी जो यूएन काउंसिल में जो सबके स्पीचेस वाली जो वीडियो सर्कुलेट भी हुई थी, हमें एज होमवर्क भी मिली हुई थी सिटी में एनालिसिस के लिए। तो उसमें जैसे जो अल्जीरिया के एम्बेसडर थे वो इस तरह बात कर रहे थे कि इसराइल जो है वो बिल्कुल यानी लॉज फॉलो ही नहीं करता, और ही बिहेव्स यानी इसराइल बिहेव्स एज इफ द लॉ डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, और फॉर इसराइल द बॉर्डर्स आर इल्यूजन, एंड इस तरह की बात करते हैं। तो अगर वो स्पेसिफिक करते हैं कि किसी एक खास वायलेशन, एक खास रेजोल्यूशन को वायलेट किया गया है, तो फिर शायद वो बात ज्यादा वजन होती। और अगर जनरली ये कहना कि इसराइल लॉज को फॉलो नहीं करता, तो ये स्ट्रॉमैन करना हुआ, क्योंकि ये ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको भी के, यानी आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट आई जस्ट वांटेड टू नो इफ इट देखिए, इज। टेक्निकली तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इसराइल के मामले में हमने इतना देख लिया है 2 साल से, तो कि हमें वाकई ऐसा लगता है कि कोई लॉ नहीं फॉलो कर रहे हो। नहीं तो चले, वो अगर उनका इसराइल का नाम कंक्लूजन हटा हो। देना, हाँ, इसराइल अगर का नाम इसराइल अगर का नाम हटा हटा दें तो दें तब शायद, ये बात, हाँ हाँ, हाँ किसी तब और भी मुल्क के बारे में आप ये बात इसराइल बोलेंगे तो ये बात सही होगी, लेकिन इसराइल ने वाकई इतने वायलेशन किए हैं, इतने वायलेशन किए हैं 2 साल में, कि अब ये बात कहना ऑलमोस्ट जस्टिफाइड हो गई है। अगर वो सामने वाला जस्टिफाई करने पे आएगा ना, तो कम से कम वो 100 एग्जाम्पल आपको दिखा देगा, बीइंग आयरॉनिक भी तो है। यानी सुभान Okay, अल्लाह, next. अगर हम एग्जैक्टली किसी आर्टिकल को मेंशन करके जी, या जी। बात करें तो वो वाज़ेह तौर पे वाज़ेह होती है, लेकिन ये इसराइल के केस में फिर बात ही अलग होगी। ठीक है, इसराइल, सही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, फॉल्स डिलेमा। अब ये भी बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। ओनली 2 चॉइसेस गिवन, या तो आपके पास ए चॉइस है या तो बी चॉइस है, उसके अलावा कोई चॉइस आपकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इस तरीके से किसी आर्गुमेंट को प्रेजेंट किया जाता है ताकि आप इन दोनों के अलावा कोई तीसरी जगह देखे ही नहीं। When someone says only 2 choices exist while many other options are possible, तो सामने वाला अगर सोचने वाला नहीं हुआ तो वो तो झांसे में आ जाएगा कि हाँ भाई यही 2 चॉइस है हमारे पास, लेकिन सोचने वाला हुआ तो उसको 3-4 चॉइसेस और मिल सकती हैं। एवरीडे एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट वोटिंग फॉर माई पार्टी यू आर एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान। या तो आप यू लव पाकिस्तान इसलिए आप मेरी पार्टी के लिए वोट करेंगे, या तो फिर अगर आप नहीं वोट करते तो आप एक एनिमी है। मतलब एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम्स, सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज है। Either you marry this cousin or you'll stay unmarried forever. अगर नहीं की तो नहीं होगी शादी, ऐसा भी नहीं है। If you don't quit your job immediately, you will never be respected. अब वो खैर ये हम जनरल जब बातें होती है ना उस पर देखते हैं कि स्पेसिफिक केसेस पे ये बात सच हो भी सकती है, बट जनरली हम माशरे में क्योंकि ऐसी चीजें सुनते रहते हैं, सो वी नो कि भाई प्रेशर बढ़ाने के लिए आप ऐसी बात कर देते हैं, या कोई ना कोई। अच्छा, written example, Pakistan has only 2 futures. Either we adopt Western culture fully or we remain stuck in the Stone Age. ये भी नहीं है। वेस्टर्न कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं है कि बस अब आप दैट्स द यूटोपिया आपने स्टैब्लिश कर लेना है अगर आपने वेस्टर्न, या तो फिर इसका और ये भी मतलब नहीं है कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं। दोनों ही बड़े एक्सट्रीम चीजें आपने दी हुई हैं।
आइदर द गवर्नमेंट बैंस ऑल प्रोटेस्ट और वी विल डिसेंड इनटू केओस। मतलब आपने कोई बीच का रूल नहीं दिख रहा आपको कि भाई कौन से प्रोटेस्ट बैन करना है नहीं करना है, या उसके केओस को रोकने का और क्या तरीका है, कुछ नहीं। आपने बस दो चीजें, या तो बैन कर दो पूरी तरीके से, या तो फिर बिल्कुल ही केओस मचा दो। इफ मदरसाज आर नॉट क्लोज्ड, मॉडर्न एजुकेशन कैन नेवर सक्सीड इन पाकिस्तान। ऐसा भी नहीं है, इसका तो खैर हमने केस देख लिया ना, कि मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करने वाले जब आए थे हमारे मुल्क में, तो उन्होंने वो प्रमोट करने के चक्कर में मदरसा को बंद तो नहीं किया, लेकिन उनकी डेफिनेशन पूरी करप्ट कर दी। ये उन्होंने तीसरा तरीका निकाला कि भाई चलाते भी रहो और इतनी खराब कर दो डेफिनेशन कि कोई जाना खुद ही ना चाहे। तो अब इसमें आपने बेसिकली सवाल ये पूछने होते हैं कि आर देयर अदर पॉसिबल चॉइसेस। इरम दिख रहा है स्क्रीन पे, मुझे भी, सबको भी दिख रहा है। अब जरूरत है उसकी। आर देयर अदर पॉसिबल चॉइसेस, कोई ऐसी चॉइस है जो हम मिस कर रहे हैं? जी जी, कोई कुछ बोल रहा है? आमना, मैं कह रही थी कि वो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था इसलिए। अच्छा ओके, जी नहीं हमें दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। जी जी। ओके, व्हाई एम आई बीइंग फोर्स्ड इनटू आइदर और, मतलब सिर्फ बाइनरी में क्यों मुझे सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि बस 0 और 1 है, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट है, उसके अलावा कोई बीच का है ही नहीं कोई चीज। कुछ चीजों में वाकई ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन कुछ चीजों में नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट। जहाँ पे नहीं होता है उसमें भी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हो किसी को कि बस यही दो ऑप्शन है, आइदर दिस और दैट, तो वो आपको देखना है कि ये गलत जगह पे आइदर और तो यूज नहीं हो रहा। डू आई लाइक सिंपल ब्लैक और व्हाइट स्टोरीज इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। भाई किसी कोई चीज इतनी इतनी सीधी सीधी नहीं है, लेकिन मैं उसको सीधा सीधा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? आई मीन क्या मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करने की आदत नहीं है, या मैं करना नहीं चाह रही, या फिर मैं किसी को नहीं चाह रही कि सामने वाला जिसको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, परसुएट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ कुछ और सोचे, उसकी थिंकिंग को लिमिट करने की कोशिश में कभी कभी हम ये वाली फैंटेसी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि ये वो वैसे समझ कहते आ हैं गया ना, ना सबको? जी जी बताएं। पाकिस्तान जो है, आइदर यू टेक लोन फ्रॉम सॉरी, आईएमएफ, या तो आप आईएमएफ से लोन ले लें, या पाकिस्तान बैंकरप्ट हो हाँ जाएगा। बैंकरप्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलो। जी आगे चलते हैं, एरम नेक्स्ट कर दें। कहाँ गई एरम? कर ओके, दिया। जी जी जी। You're either with us or against us. There is no middle ground. Either we abolish exams completely or students will keep suffering. Pakistan must choose. Become like Dubai or remain a failed state forever. और ऐसे ना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ऐसे बहुत वो करते हैं, जैसे इस्लाम को डिमीन करने के लिए कि भाई हमने अगर ईरान के ऊपर बॉम्ब नहीं फेंका तो पूरी दुनिया में केओस हो ही जाएगा, बस इसके अलावा कोई तीसरा तरीका ही नहीं है हमारे पास। प्रमोट करने के लिए ना, भाई उनको करना था बॉम्बिंग, उन्होंने इस तरीके से जस्टिफाई कर दी, फियर फैलाने के लिए। अच्छा, अब वो नुआंस के साथ अब कैसे इन चीजों को रख सकते हैं कि सम पीपल सपोर्ट अस एंड सॉरी सम। मैं जी वो जी एग्जांपल जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट मुझे पूछा है कि ये जो कहना है कि आइदर या आप मेरे साथ हैं या आप मेरे अगेंस्ट है, ये हर सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होता कि इसमें आपको दरमियान का रास्ता अवेलेबल हो। हर एक में पॉसिबल होता है, या किसी किसी में वाकई ऐसा होता है कि आप हमारे साथ होते हैं या हमारे अगेंस्ट होते हैं। बिल्कुल होता है, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो मतलब यू हैव, इफ यू आर इन सम पार्टी एंड देयर ओनली टू पार्टीज, या तो आप मेरे मिशन को आप प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे, या तो उसको मैं कंट्रीब्यूट करेंगे, या तो उसको डेटर करेंगे। काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाकई होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता, और जहाँ नहीं होता है वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट करना वो गलत है। जैसे सर जैसे साहिल भी सम कहते अल्लाह हैं पीपल, ताला ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और जहाँ अल्लाह ताला सॉरी जहाँ ने ब्लैक एंड कुरान व्हाइट पाक है में भी तो और एक जहाँ आयत ब्लैक थी। एंड व्हाइट नहीं है, वो कैसे पता चलता है? सॉरी दो लोग बोल रहे थे। जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट है और जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बीच के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन दोनों का फर्क कैसे पता चलता है? अब वो तो डिपेंड करता है कि क्या सब्जेक्ट मैटर है। अगर आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या आप अनडिसाइडेड है, काफी लोग तो अनडिसाइडेड स्टेट पे भी होते हैं कि भाई मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, तो मैं मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो किसी एक तरफ या दूसरी तरफ, मुझे आपकी भी रीजनिंग समझ नहीं आई, मुझे इनकी रीजनिंग भी समझ नहीं आई, मैं नहीं कन्विंस हूँ। तो मैं दरमियान की स्टेट में भी तो हो सकते हैं ना कुछ लोग। तो उनकी स्टेट क्या है वो आप नहीं बताएंगे कि भाई सिर्फ 2 स्टेट अवेलेबल है। मतलब ये आप जरूर कह सकते हैं कि भाई मिशन को मुझसे इससे फायदा होगा या मिशन को डैमेज होगा, वो तो खैर अलग बात होगी, इसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन उनकी आप स्टेट क्या है वो दैट्स डिफरेंट। असल में वही जैसे बात अगर आ गई ना अलीजा, इस तरह हमने जी देखना जी पड़ेगा कि
ये इसमें सारी जो स्लाइड्स है ना, ये हम पे अप्लाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है ना कि आप ये हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा वाकई में सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं या नहीं है मेरे पास। सही है ना? हाँ कभी एग्जैक्टली कभार जैसे आप सर देखेंगे साहिल ना, भी कहते हैं। रिसर्च करेंगे। हाँ, सर साहिल कहते हैं ना कि दो ही वो है फौजें, एक शैतान की फौज है, एक आदम अलैहिस्सलाम की फौज है। ठीक है ना? अब मैं इसको एनालाइज करूंगा कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, फिर मुझे लग जाता नहीं वाकई में ऐसा है। सही है ना? तो फिर तो समझ में आ गया कि हाँ और दो जैसे ही बाकी कुछ हमारे उलेमा हैं जो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से वो इस्लाम को कितना डैमेज करते हैं। आप ये भी तो देखें कि भाई जैसे अगर हमने अपने लीडर को सपोर्ट नहीं किया तो हम काफिर हैं, हमें ये भी तो कहा जाता है ना। ये ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है भाई। लीडर जो बात सही, आप हर इंसान की बात को देखेंगे ना, जिसने जो बात सही की या तो वो सही है या तो नहीं है। तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते ना कि भाई दो अगर पार्टीज हैं, एक पार्टी 10 पॉइंट्स ठीक बोल रही है, दूसरे बार 10 दूसरे पॉइंट्स ठीक बोल रही है, तो वो 10% ये भी सही है, 10% वो भी सही है। मैं 100% किसी के ऊपर लेवल क्यों लगा दूं? If I don't agree with them 100%, I don't agree with them and I don't agree with the other party also. अब जैसे अमेरिका में सिर्फ कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स है, आप दोनों पार्टी से खिलाफ है आपकी, तो यू डोंट वोट फॉर एनी ऑफ देम। तो गलत तो नहीं है ना वो? ऐसे तो नहीं है ना कि अगर आपने वोटिंग नहीं की तो आप एंटी नेशनल है। नो यू नॉट। दोनों ही गलत है तो क्यों वोट करें? So some people support us, some people oppose us, and many are undecided. We should एक address बात all views. जी जी आमना, मेरी आवाज मुझे लगता है जरा थोड़ी देर के बाद पहुंचती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि देखिए, जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट आती है ना, जहाँ अल्लाह की किताब में कोई चीज आ जाती है, और बिल्कुल जहाँ वाज़ेह है वो चीज, जहाँ पे अल्लाह ने कोई रूम फॉर इंटरप्रिटेशन नहीं छोड़ा है। बिल्कुल मैं सीधे सीधे अल्फाज में जो चीज बोल दी, वहां पे कंफ्यूजन का कोई वो नहीं है ना। वो तो फिर आपने मानना है, वो कमांड है आपका, वो आप नहीं कर रहे तो आप वाकई फिर इस्लाम के खिलाफ है। आपने कुरान की यू हैव डिसएग्रीड विद द कुरान। तो वहां पे तो बिल्कुल है, जहाँ पे अल्लाह ने रूम दिया है दैट यू कैन थिंक, यू कैन डू योर ओन, मतलब यहाँ पे रूम है। जैसे हिकमत का तकाजा कोई चीजें होती है ना, और जैसे अगर कुछ चीजों की पनिशमेंट दी हुई है, लेकिन हमने देखा है कि रसूलुल्लाह ने भी और सहाबा ने भी वो पनिशमेंट एज इट इज नहीं लगाई, वो उनको हिकमत का तकाजा है, तो दैट वाज नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहां पे रूम है, वहां पे हमें रूम देना चाहिए, लेकिन हम वहां पे भी रूम नहीं देते। ये हाँ, हमें वो देखना असल में होती है। कोई बंदा अगला कुरान भी कोट कर रहा होगा ना, कि कुरान में ये लिखा हुआ है, अब ये माननी पड़ेगी आपको। सही है ना? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फॉल्स डिलेमा तो है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा एनालाइज करें कि कुरान में और कौन सी जगह है, हदीस में कौन कौन सी गुंजाइशें निकलती हैं इस सिचुएशन को लेके, तब आपको पता चलता है नहीं नहीं, फॉल्स डिलेमा में नहीं पढ़ सकते। सही है ना? लेकिन ये एनालिसिस आपको अपना खुद करना पड़ेगा कि मैं फंस रहा हूँ नहीं फंस रहा है इसमें फॉल्स डिलेमा के अंदर। जी ओके, जैसे प्रीवियस स्लाइड थी जिसमें आपने मतलब उसकी वन ऑफ द रीजंस कॉग्निटिव सिंप्लिसिटी था, वो लफ्ज, वो एक बायस हुआ, यानी कि आप अपने हाँ, जहन वो पे वो बायस खुद आई ही डोंट नो, वो चैट जीपीटी ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। हालांकि ये बायसेस हमने इतनी, क्योंकि बायसेस आप देखना शुरू करेंगे ना, कम से कम 5,000 मिलेंगी आपको। कुछ ना कुछ जी लेबल जी वो हर चीज पे बिल्कुल लगा ही देते हैं जहाँ पे भी ढूंढते हैं। तो आप देख सही। लीजिएगा क्या है, उसको गूगल कर लीजिएगा। मैंने खुद नहीं पढ़ी हुई तो आई कैन मतलब नॉट मेरे आंसर कहने दैट। का मतलब है कि ये मतलब खुद ब खुद भी हमारे साथ भी इस तरह होता है ना कि हम एक ईज में रहना पसंद करते हैं, वी डोंट वांट हाँ इट टू ईज गो एग्जैक्टली, हम टू नुआंसेस और हम ग्रे कॉम्प्लिकेशन। एरिया और हम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना नहीं चाहते, तो हम चीज को ब्लैक एंड व्हाइट ही करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट ये एक जी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है। जो लोग ईआई का कोर्स करेंगे उसमें सर बताएंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, दिस इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कि आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। मतलब आपको देखने का नजरिया दुनिया को ही ब्लैक एंड व्हाइट है। या तो तुम एक सॉर्ट काफिर ऑफ हो या तो तुम ह्यूरिस्टिक भी मोमिन हो। है। जी हाँ ह्यूरिस्टिक है, शॉर्टकट थिंकिंग है, और लेकिन कभी कभी ये एक प्रॉपर इलनेस भी बन जाती है, आपका माइंड भी ब्रोकन हो जाता है कभी कभी ये करते करते। तो सही या है, तो काफिर है या तो ठीक है, मोमिन है, बीच में कुछ exactly, है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो जी ओके, ऐसे। एग्जाम्स कैन बी इम्प्रूव्ड विद बेटर सिस्टम इंस्टेड ऑफ जस्ट अबॉलिशिंग देम। ये जैसे हमने किया था, एक और था, लास्ट रह गया था इरम। अच्छा, जैसे हमने ये देखा था ना, पाकिस्तान मस्ट चूज बिकम लाइक दुबई और रिमेन अ फेल स्टेट फॉर एवर। इसको आप न्यूट्रल तरीके से कैसे लिखेंगे? पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम दुबई व्हाइल आल्सो बिल्डिंग इट्स ओन मॉडल सूटेड टू लोकल नीड्स। मतलब ठीक है, जहां पे जो चीज अच्छी है उसको अडॉप्ट कर लें, बाकी जो चीज आपके हिसाब से वो कर लें। मतलब देयर कैन बी अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन टू थिंग्स, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना होती है हमें। चलिए आगे चलते हैं। इरम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, लोडेड लैंग्वेज, नेम कॉलिंग, इंसल्ट्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक। ये भी बेसिकली एक वर्जन आप कह सकते हैं, कजन कह सकते हैं एड होमिनम का। लेकिन
यहाँ पे आप बेसिकली, क्योंकि आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो आप इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बात है। यूजिंग इमोशनल और इंसल्टिंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक टू विन एन आर्ग्यूमेंट। जैसे ओनली अ गद्दार वुड डिसएग्री विद दिस पॉलिसी, एनीवन हु क्वेश्चंस दिस ट्रेडिशन इज अ बेगैरत, इफ यू सपोर्ट दिस रिफॉर्म यू आर जस्ट अ बर्गर बच्चा। इस टाइप के जबरदस्ती के चार्ज, इमोशनली चार्ज, इंसल्टिंग काइंड ऑफ वर्ड्स आप डालना शुरू कर दें। अच्छा, कभी कभी ना इसका उल्टा भी होता है कि वाकई आपने एक वर्ड यूज किया है और आपके कल्चर में वो वर्ड के पीछे एक बड़ा ही चार्ज इमोशन है, लेकिन वो वर्ड वाकई सूट करता है वहां पे, और बिल्कुल डेफिनेशन के साथ आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं, और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही अल्फाज आपने यूज किया हो, तो उसमें भी सामने वाले कहते हैं कि भाई आप तो इंसल्ट कर रहे हैं, आप तो इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आपको देखना होता है कि भाई किसी गद्दार का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इस एग्जाम्पल में फिट नहीं बैठती। कि आप पॉलिसी से डिसएग्री कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गद्दार हैं। डिसएग्री करना अलाउड होता है एक डेमोक्रेसी में। या फिर अगर आपने किसी ट्रेडिशन को क्वेश्चन कर दिया तो इसमें शेमलेसनेस नहीं आती आपकी। मतलब शेम की क्या बात है भाई, ये डिसएग्रीमेंट तो डिसएग्रीमेंट है, व्हाई शुड यू फील अशेम फॉर क्वेश्चनिंग सम ट्रेडिशन। लेकिन हम जबरदस्ती इतनी चार्ज लैंग्वेज लगा लगा के ना सामने वाले को बेसिकली डरा के, और उसको उसकी रेपुटेशन, मतलब कोई ऐसी बात कर देते हैं कि सामने वाला लाइक ओ शिट, इंसल्टेड फील करके आपकी बात मान ले। Written examples. These so-called reformists are just enemies of Islam in disguise. भाई हो सकता है वो रिफॉर्म अच्छी चीज के लिए कर रहे हो, आपको कैसे पता कि वो एनिमीज है। तो अगेन एनिमी का नाम लगा के आपने एक ऐसा एक्सट्रीम लेवल लगा दिया उनके ऊपर, ताकि वो भाई वो करना ही बंद कर दें इस लेवल के डर से। ओपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर नथिंग बट एंटी प्रोग्रेस एलिमेंट्स। आपने कोई प्रोजेक्ट के अगर अपोज कर दिया, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, देखा जाए तो बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टैंड है ना। अरब को पिच तो वो ऐसे ही किया गया कि अब्राहम अकॉर्ड्स आएगा तो आपके पूरा अरब जो है स्टोन एज से निकल के हम उसको बड़ा ही प्रोग्रेसिव कर देंगे। तो जो इंसान अब अब्राहम अकॉर्ड्स के खिलाफ जाए तो वो एंटी प्रोग्रेस हो गया। तो उनकी डेफिनेशन तो हो गया, बट हमारी डेफिनेशन तो नहीं हुआ ना, तो इट्स डिबेटेबल। Anyone criticizing the cricket team is a fake patriot. मतलब अगर आपने क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं किया तो आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पेट्रियोटिक नहीं हो सकते। इस तरीके की बात है। तो अब इसमें आपने सवाल अपने आप से ये पूछना होता है, अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कोई और इंसान बंदा कर रहा है, तो कैसे चेक करें, हाउ डू यू नो। अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि वुड द पॉइंट रिमेन स्ट्रॉन्ग इफ द इंसल्ट्स वर रिमूव। अगर आपने इंसल्टिंग वर्ड उसमें से हटा दिए होते हैं तो क्या वो वैलिड पॉइंट रहता। हाउ डू दिस वर्ड्स शेप फीलिंग्स मोर देन फैक्ट्स। जो आप अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सामने वाले जो सुनने वाला है, जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, उससे कोई इमोशन ट्रिगर हो रहा है या उसकी सेंस ऑफ लॉजिक ट्रिगर हो रही है। आपने उसको कोई लॉजिक दिया है कि बस आपने उसको इमोशनल कर दिया था कि वो आपकी बात मान ले। जिन्होंने बायसेस पढ़ी हैं उनको पता होगा कि फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है, कि किस तरीके से आपने बात को फ्रेम किया है। तो उसमें आपने एक डर का एलिमेंट या एक शेम का एलिमेंट डाल दिया इंसल्ट करके, तो वो आपने मतलब लोडल लैंग्वेज यूज की है कि एम आई बीइंग मैनिपुलेटेड बाय वर्ड चॉइस। जो चॉइस ऑफ वर्ड उन्होंने यूज किया उसकी वजह से मैं मैनिपुलेट तो नहीं हो रही, तो ये होता है लोडल लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो फैलेसी। दिस इज क्वाइट इजी। दिस न्यू एजुकेशन प्लान इज ओनली सपोर्टेड बाय जाहिल्स। अब ये बात अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो जाहिल का वर्ड ना यूज करें। दिखा दे, कोई बात नहीं, हम पूरा एक साथ कर लेते हैं। द एजुकेशन, अब इसको सही तरीके से आपने लिखना है तो आप ये कह सकते हैं भाई द एजुकेशन प्लान हैज वीक पॉइंट्स, और आप फिर हाईलाइट करेंगे क्या वीक पॉइंट्स, जो सामने वाले को शायद वाकई इग्नोरेंट हो, उसको नहीं पता हो, बट उसकी इग्नोरेंस आप प्रूव करें ना पहले। द एजुकेशन प्लान हैज वीक पॉइंट्स लाइक हाई कॉस्ट एंड पुअर रूरल एक्सेस, जो सामने वाले को शायद नहीं दिख रहा हो, तो इसलिए आपने दे माइट एक्चुअली बी इग्नोरेंट, बट जबरदस्ती उनको इग्नोरेंट फूल बोलना या उनको जाहिल का वर्ड इस्तेमाल कर देना, ये तो गलत बात हुई। Critics of the government are corrupt scoundrels. So critics argue that government policy is not addressing inflation properly. So कोई आपने स्पेसिफिक बात की कि भाई उनकी पॉलिसी में क्या फ्लॉ है, आपने एग्जैक्टली बता दिया और लिख दिया उसको, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग सम लेबल ऑन देम कि भाई वो स्काउंड्रल्स हैं, वो गधे हैं, वो बेवकूफ हैं। भाई क्यों गधे हैं, क्यों बेवकूफ है, क्यों उनके ऊपर लेबल लगा रहे हो, रीजन तो बताओ ना। तो रीजन के ऊपर आप फोकस करें, ना कि लेबल्स के ऊपर। लेबल्स तो खैर अवॉइड ही करें, वो अच्छी राइटिंग में लेबल्स अच्छे माने भी नहीं जाते।
Those who complain about traffic are just whiners. हाँ, बस ये रोने वाले लोग हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो. So, traffic complaints highlight real issues of congestion and lack of planning. भाई जो issues असल में है ट्रैफिक को अगर आपने उसके हाईलाइट कर दिए तो उसके पीछे कोई रीजन है ना, वो रीजन बताएंगे आप, ना कि बस हाँ बस उनको तो रोना ही है, बस रोते ही रहते हैं. क्या फायदा हो गया आपकी ये बात करके? अनसोफिस्टिकेटेड सी बात है और फैलेसी है बेसिकली. ये क्लियर है ना? इजी है, सबको समझ आ गया? अब अच्छा, ना अब वो ये लाइन अपील टू इमोशन. जी डिफरेंस बताएं. की लाइन जो है ना डिफरेंट बायसेस की ब्लर होती जा रही है ऐसे ऐसे करके, ये किस में आएगा वो किस में आएगा. कोई नहीं, पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है. अब ये लास्ट वाला है, ये वाला करके हम आज का वाइंड अप करेंगे और बाकी के लिए विल कीप अनदर सेशन और I'll share the slides anyway and we'll present this later. अपील टू इमोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अपील टू इमोशन ये काफी, ऑफ कोर्स पिछले हमने जो बाइसेस दिया उसमें भी कोई ना कोई आप इमोशन को ट्रिगर कर रहे होते हैं कि इन मेनी ऑफ देम. लेकिन ये खुद में एक ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ फैलेसी है जिसमें आप कोई ना कोई सामने वाले का इमोशन ट्रिगर करवा के अपनी बात मनवाते हैं क्योंकि इस इमोशन के अंदर आके आप वल्नरेबल हो जाते हैं सामने वाले की बात को से अग्री करने के लिए, या तब उनका गिल्ट का एलिमेंट या फियर का या प्राइड का, इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स की बेसिस पे कन्विंस करने के बजाय आप इमोशंस की बेसिस पे सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं. ट्राइंग टू विन एन आर्ग्यूमेंट बाय मेकिंग फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैक्ट्स. एग्जाम्पल देखिए, इफ यू डोंट वोट फॉर मी यू डोंट लव पाकिस्तान, ये हमने पहले भी देखा था. ठीक है, एक में दो बायसेस भी हो सकती हैं. बेसिकली आपने यहाँ पे आइदर और भी लिखा हुआ है, लेकिन आइदर और फैलेसी भी है यहाँ पे, मतलब फॉल्स डिलेमा. लेकिन उसके साथ साथ आपने उनका इमोशन भी ट्रिगर कराया ना. इमोशन ऑफ व्हाट? पेट्रियोटिज्म का इमोशन आपने ट्रिगर करवा के अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं. आपको पता है कि सामने वाला बड़ा पेट्रियोटिक है, आपने उसको वो वाले इमोशन अगर ट्रिगर करा दिया तो आपको वोट मिल जाएगा, तो आपने वो स्ट्रेटेजी यूज कर ली. हाउ कैन यू डिसएग्री विद दिस प्लान? थिंक ऑफ द पुअर चिल्ड्रन. अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके प्लान में ना कोई आपने ऐसी चीज उसको पिच की है कि भाई हमारे प्लान के थ्रू पुअर लोगों का कुछ ना कुछ फायदा होगा. बेसिकली आपने ये रीजन नहीं दी कि कैसे फायदा होगा, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी बताएं, आप अपनी रीजनिंग बताएं, अपना स्टेप बाय स्टेप बताएं, तब जाके सामने वाला कन्विंस होगा कि हाँ भाई वाकई पुअर लोगों का फायदा हो सकता है. देन दे शुड अग्री कि भाई अगर वो वाकई सुनते हैं. लेकिन आपने बस ये बोल दिया कि नहीं आप कर लें, हम आपने वो कर दिया. थिंक ऑफ द पुअर चिल्ड्रन ना, उनके बारे में सोचेंगे तो आप डिसएग्री नहीं करेंगे. मतलब आपने लॉजिक नहीं दिया, आपने इमोशन दिया कि भाई इस इमोशन के अंदर आके मेरी बात मान लो. बाय दिस प्रोडक्ट अदरवाइज योर फैमिलीज हेल्थ इज इन डेंजर. अगेन फियर ट्रिगर करा दिया ना आपने. मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है. COVID-19 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एनीवन हु केयर्स अबाउट इस्लाम मस्ट सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट. यहाँ पे अपना आइडेंटिटी ट्रिगर करा दी सामने वाले की. भाई आइडेंटिटी के साथ जो चीज अटैच हो जाती है वो तो हम करने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं. हालांकि ये वो अटैच वाकई हो रही है कि नहीं पहले आप उसके ऊपर तो तहकीकात कर लें. आर क्रिकेट टीम डिजर्व्स प्रेज नो मैटर व्हाट. थिंक ऑफ हाउ हार्ड द ट्रेन फॉर द नेशन. मतलब अगर हार भी जाए तब भी आप उनकी ना तारीफें करते रहो, बस पुल बांधते रहो. हालांकि उन्होंने बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके ऊपर कोशिश भी नहीं की, बिल्कुल लेजी हो गए, मोटे हो रहे हैं, भाग नहीं पा रहे, कुछ भी हो. लेकिन आपने तो उनकी तारीफ करनी ही करनी है क्योंकि उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की होगी और व्हाटएवर दे रिप्रेजेंटिंग अ नेशन. कोई ऐसी इमोशनल सी आपने रीजन दे दी. डोंट क्रिटिसाइज दिस बजट. डू यू वांट टू ब्रेक द हार्ट ऑफ द पुअर पीपल हु आर होपिंग फॉर चेंज? तो क्या आप इन लोगों का दिल दुखाना चाह रहे हैं? अम्मा जी को कैसे लगेगा? सोचो बेटा, सोचो अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो अम्मा जी कैसे उनको बुरा फील होगा. इस तरीके की बातें जब हम करते हैं. जियाउल हक इज ने दिस जो अपनी मेकिंग मी कैंपेन फील? चलाई थी ना, जियाउल हक ने अपनी जी जी कैंपेन चलाई थी और उन्होंने पाकिस्तानियों से वोट मांगा था. यही अपील टू इमोशन था कि मैं इस्लाम की खातिर आपसे वोट मांगता हूँ. मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में हर चीज अपील टू इमोशन के थ्रू ही होती है बिकॉज लोग सोचने वाले हैं नहीं. हमारे 10% लोग सोचते हैं. 90% लोगों को अगर आपने कन्विंस करना है और आप उनको लॉजिक देंगे उनको समझ में भी नहीं आनी, तो आपको उनके अपील टू इमोशन ही करनी पड़ेगी. भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, भले ही आपको कितना लॉजिक आता हो, लेकिन मास के अंदर जब आप बात करते हैं ना, कोई भी पब्लिक स्पीकर होगा तो देयर विल बी सो मच ऑफ अपील टू इमोशन जो उनको अपनी मजबूरी में इन्वोक करना पड़ता है. तो मकसद ये है कि हम और ज्यादा जितने ज्यादा क्रिटिकल थिंकर्स बनते रहेंगे और एक दूसरे को बनाते रहेंगे उतने ज्यादा उनके ऊपर ही प्रेशर कम आएगा कि उनको ये यूज करना हो. ऑफ कोर्स जाहिर है लोग अपने गलत मोटिवेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, लेकिन सही मोटिवेशन के लिए भी यूज करना पड़ता है इसको. सही इंटेंट के लिए, इस्लामिक रीजन की वजह से भी करना पड़ता है. जैसे हम कहते हैं मेरा ना कि एक सर साहिल क्वेश्चन कितना है ज्यादा सिस्टर. करते रहते हैं. जी जी
मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, स्पेशली इस वाले में, कि अगर आप एक चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि ये चीज़ बेहतर है दूसरे के लिए भी, या जनरली आप किसी के साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं और आप कन्विंस्ड हैं कि ये चीज़ बेहतर है, तो उसमें अगर आप अननोइंगली इमोशंस आ जाते हैं, या अपील टू इमोशन आप कर रहे होते हो, लेकिन आपको पता होता है कि इसका एंड रिजल्ट जो है वो, अगर मैं कन्विंस कर लेता हूँ अगले बंदे को, तो एंड रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा, तो would that necessarily be a negative thing then? इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग एज फार एज योर पर्पस इज कंसर्न, लेकिन वो हो गया तो एक फेलिशियस आर्गुमेंट ना, मतलब की तो आपने फैलेसी ही है, लेकिन उसका हम्म आपको अल्लाह पता होना बेहतर जानने चाहिए कि वाला आप है, ये कितने होगी फैलेसी आपको पता होना चाहिए कि मैं बेसिकली कितनी हमें फैलेसी यूज कर रहा हूँ। कितनी फैलेसी में हूँ, मैं नहीं कर पा रहा ना, मेरे पास हाँ नहीं है वो रीजन जो सामने वाले को कन्विंस कर पाए, तो मुझे कोई ना कोई अपील टू इमोशन करनी हाँ पड़ती है। इंसान इमोशनल हम्म होता ही तब है and जब वो लॉजिकल बात नहीं कर पाता, या and सामने इसमें वाले को लॉजिक sometimes समझ नहीं आ रहा होता है। जी and फलीम इसमें साहब sometimes अगर passive भी होता है, या कि सॉरी लेट मी जस्ट लाइक शेयर इट टू यू, ये जो हमारी पर्सुएसिव होती है ना, जब हम किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं, तो अगर आप एरिस्टोटल की रेट्रिक थ्योरी पढ़े ना, तो उसमें भी वो अपील टू इमोशंस कहता है बात लॉजिकल करें, उसके अंदर इमोशंस हो, और उसके अंदर किसी बड़े बंदे की, यानी कि कोई अथॉरिटी फिगर की, किसी एक्सपर्ट की राय भी हो। ये तीन चीज़ें अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर ऐड कर ले, तो बंदा बहुत इजीली कन्विंस हो जाए। सो अपील टू इमोशन इज पार्ट ऑफ इट, यानी कि साइकोलॉजी आपकी ट्रिगर होती है अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जहाँ इमोशनल हो जाए बंदा। अब क्योंकि अगर बिना इमोशन से अगर लोग इतनी आसानी से कन्विंस हो रहे होते हैं ना, तो जितने भी एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पब्लिक स्पीकर होते हैं, बट नहीं है वो पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकर वो है जिनको सामने वाले के इमोशन, मतलब पूरे क्राउड के इमोशन स्वे करना आ रहा होता है, उसके थ्रू अपना काम कराते हैं। तो यस, हम लोग को कोशिश ये करनी इसमें चाहिए कि हम समटाइम्स खुद भी पैसिव भी क्रिटिकल। होता है सर, जी इसमें समटाइम्स पैसिवली भी आप कर रहे होते हैं ना, कि आप कुछ बात नहीं ऐसी हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर लेकिन जाते हैं, आपके बात कर तरीके जाते हैं। का जैसे आपने साहिल भाई की भी एग्जांपल दी है, कि वो जी समटाइम्स वो बात इस तरीके से कर रहे होते हैं, या उनकी टोन जो है वो उस तरीके से चेंज होती है, अप एंड डाउन होती है, तो ये आप ये पैसिवली भी ये चीज आ जाती है ना, कि आप इस तरीके से उसका आप गुस्से रीजन ही से, यही है ना या कि सामने वाले को इमोशनल ग्रामर ही समझ आती है, तो आपको इमोशनल ग्रामर यूज करनी पड़ जाती है, वरना सामने वाले को समझ ही नहीं आएगी। ये सही बात कह रहे हैं। और इनफैक्ट जब हमें गुस्सा आता है ना, गुस्सा हमें क्यों आता है? गुस्सा हमें तब आता है जब हम कोई एक चीज सही तरीके से लॉजिकली सामने वाले को समझाने की कोशिश करें, बट वो समझना ही नहीं चाह रहा, समझना ही नहीं चाह रहा, तो हमें फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है, हमें खूब चिल्लाना पड़ता है, ये करना, तो आके सामने वाले के वो हमारी बात को सीरियसली ले, उसको समझ में आ जाए। कभी कभी हम पिटाई भी करते हैं बच्चों की, इसीलिए कि भाई उनको समझ ही नहीं आ रही, और एक डंडा पड़ता है तो उनको उनका भी उनको दिमाग सेंटर में आ जाता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इमोशंस का इस्तेमाल लोग करते ही तब है जब वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाते, या फिर सामने वाला केपेबल नहीं है समझने के लिए, या समझना नहीं चाह रहा होता, या आपकी बात में सीरियसनेस उसको दिख नहीं रही होती, तो आपको सीरियसनेस लाने के लिए उसके अंदर इमोशन का यूज करना पड़ता है। लेकिन ये यूज ऑब्वियसली कभी कभी अलग आप ना गलत वो पर्पज से भी हो रहा होता है। सर जी जाहिल कहते होते हैं ना अक्सर के, फियर और फैसिनेशन पे दुनिया चल रही होती, या डरा दो बिल्कुल। या fascinate करवा दो। एट- हाँ हाँ, करवाना पड़ता है हमें ट्रिगर, हालांकि जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट इज कि आपने फैलेसी अगर की है, अगर आपने इमोशंस को अपील की है, तो वो फैलेसी तो है। और अगर अगर आपने देखना है कि सामने वाले ने आपके ऊपर अपील टू इमोशन किया है कि नहीं, तो आप उसमें से इमोशनल वर्ड्स, इमोशनल टोन हटा के देखें कि भाई अगर इसने इमोशनली ये बात नहीं बोली होती, न्यूट्रली बोली होती, तो क्या मैं तब भी इतना ही कन्विंस होता? इज दिस मेकिंग मी फील और इज दिस मेकिंग मी थिंक? सबसे पहले तो ये सवाल पूछे कि भाई ये जो सामने वाले ने बोला है, इससे मेरा कोई इमोशन ट्रिगर हुआ है कि मेरी कोई एकदम से थॉट प्रोसेस ट्रिगर हुई है? इफ आई रिमूव इमोशनल वर्ड्स, does the point still stand? And am I letting my feelings of fear, of pride or guilt outweigh facts? मतलब क्या मैंने अपना दिमाग यूज करना बंद कर दिया है इस इमोशन के अंदर आके? ये भी देखना होता है। कोई चलिए आगे एविडेंस बढ़ते हैं। इमोशनली बेस्ड हो सकता है? नहीं, एविडेंस आप कर सकते हैं, सामने वाले को कन्विंस भी कर लेंगे अगर उसको नहीं समझ आ रहा, लेकिन करना नहीं चाहिए, है तो वो fallacious। इरम नेक्स्ट। अच्छा अभी देखें, वी मस्ट एक्सेप्ट दिस हाईवे प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी आर बिट्रेइंग आवर एंसेस्टर हु ड्रीम्ड ऑफ प्रोग्रेस। अब ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना देने वाला कि भाई हमारे एंसेस्टर्स जो ड्रीम्स है वो हर्ट हो जाएंगी, इमोशनल आर्ग्यूमेंट है ये। वैसे लिखेंगे भाई दिस हाईवे प्रोजेक्ट, अगर आपको पिच करना ही है तो द हाईवे प्रोजेक्ट कैन बी डिबेटेड, भाई इसके कॉस्ट क्या थी, इसके ट्रैफिक का इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, वो जो पूरा एक 100% आप कॉस्ट बेनिफिट
सॉरी बेनिफिट एंड लॉस एनालिसिस आप करेंगे, फिर जाके आप कन्विंस कर सकते हैं किसी को कि भाई ये प्रोजेक्ट क्यों बेहतर है लोगों के लिए। हर इंसान अपने हिसाब से कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकता है, वो तो तरीका है पिच करने का। लेकिन इमोशनल चीजें कि भाई फला की को हर्ट होगा या फला को उनकी ड्रीम्स टूट जाएंगी एंड ऑल दिस, आई मीन दैट्स नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट। नेक्स्ट थैंक्स। Don't reject this new school. I think of the tears in the children's eyes. The new school should be judged by curriculum and facilities, not just emotion. भाई बच्चों की आंख में आंसू तो रीजन नहीं है ना स्कूल हो कि नहीं हो। आप देखो कि स्कूल की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसमें कितने लोग आएंगे, उसका आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, टीचर्स कहाँ से आएंगे, फैसिलिटीज क्या होगी, करिकुलम कहाँ से अप्रूव हुआ है, ये सारी चीजें आप देख के करें ना कि स्कूल चलना चाहिए कि नहीं। बच्चों की आंखों में आंसू तो कोई रीजन नहीं हुआ स्कूल चलाने का। How dare you question this army's decision? Do you not feel any love for the motherland? अभी तो हमें बहुत होता है ना पेट्रियोटिज्म में, इस टाइप के डायलॉग बहुत आते हैं। जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत आते हैं कि भाई जो लोग हमारी आर्मी को वो कर रहे हैं तो वो देशद्रोही हैं। इस टाइप के बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर करते होते हैं। So the army's decision should be assessed on strategy and results, not just patriotism. Just because पाकिस्तानी आर्मी ने किया है कुछ, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही किया है। तो इसके पीछे आप एनालाइज करें ना जितना आप कर सकते हैं, नहीं तो पूछें, नहीं पता है तो आई डोंट नो स्टेट पे नहीं, बट जजमेंट क्यों, मतलब व्हाई गिव इमोशनल रीजंस फॉर दिस। जैसे अभी हमें बोला गया है कि इंडिया सऊदी पाकिस्तान की डील को आपके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, तो वहां पे अगर हम सिर्फ अपील टू इमोशन करते रहेंगे तो हमारी क्या कहते हैं आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी जीरो होगी। हाँ आपने 2 मिनट किसी को मोटिवेट कर लिया, कोई ना कोई मान ही जाएगा, तो फला बंदा जो सुन रहा जो पढ़ रहा होगा, जो खुद भी कभी इमोशनल कभी कभी थिंकिंग नहीं करता, सिर्फ इमोशनल थिंकिंग करता है, उसको आप भले कन्विंस कर ले, बट क्रेडिबिलिटी आपके आर्टिकल की कुछ नहीं होगी जब तक आपने इस डील को प्रॉपरली रिसर्च करके एनालाइज करके उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके, या आपकी क्या इसके प्रोजेक्शन है, क्या आपके व्यूज हैं, कैसे ये हेल्प कर सकता है उसको एग्जैक्टली उसके बारे में अगर आपने बात नहीं की तो आपका आर्टिकल इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ इमोशनल अपील। और हमारे मतलब जितने आर्टिकल्स अभी तक फ्लोट हो रहे हैं हमारे पास अच्छे खासे एटलीस्ट 50% आर्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अपील और मोटिवेशन और इमोशनल कुछ नफरिशियर ट्रिगर कर रहे हैं, या कोई ना कोई ड्रीम्स दिखा रहे हैं, इस टाइप की चीजें हैं। बट उसकी प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है कि आपने एनालिसिस किया है, व्हाट्स योर रिसर्च, व्हाट्स योर थिंकिंग एंड व्हाई इट इज लाइक दैट। कोई भी आपसे व्हाई पूछ ले तो आपके पास जवाब नहीं होता। हम ऐसे ही इमोशनली चीजें काफी लिखते होते हैं। वी नीड टू और दूसरी बात ये भी है कि हम ना एक बड़े ऑडियंस के लिए नहीं लिखते हैं। हमारे ऑडियंस अक्सर मुसलमान ही होते हैं कि मुसलमान ही पढ़ेंगे और उसे अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम ये जहन में रख के कोई चीज लिखें ना कि इसको गैर मुस्लिम भी पढ़े, तो फिर उस सूरत में ना हम लोग हमारे अंदर ये बायसनेस फैलेसीज नहीं आएंगी। जी अच्छा, अब यहाँ पे हम सेशन वाइंड अप करते हैं। किसी कोई सवाल है तो ले लें, बिकॉज मुझे जाना है। और इसका हम एक फॉलो अप सेशन भी रख सकते हैं, और मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगी। आप लोग के कुछ भी सवालात होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड इसके ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आई विल शेयर। वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जितनी आप लोग से हो सकते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ये चीजें समझने के लिए बहुत आसान होती है, बट जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया फायदा क्या हुआ आपका इसका, जब आपने स्पॉट करना शुरू नहीं किया, राइट। राइटिंग जो हमने राइटिंग के लिए भेजी थी उसमें भी इसकी एक्सरसाइज बाइसेस की भी एक्सरसाइजेस शेयर हुई थी, वो अगर किसी ने नहीं की हैं तो रिकॉर्डिंग सुन के उसको भी अटेम्प्ट जरूर करें, बिकॉज ये आपकी लाइफ स्किल है। ठीक है, हम राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर सिखा रहे हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। इसको जरूर आप करें। अभी जी टू इमोशन जी। पे अभी जो भी डिस्कशन हुई उससे जो मैं समझी हूँ, मैं जस्ट शेयर करना चाह रही हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि लाइक अगर इमोशनल आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर इमोशनल आई वाज म्यूटेड। अच्छा, अगर इमोशनल स्टेटमेंट हमारी किसी भी आर्गुमेंट में आएगी तो वो फैलेसी